क्या हमने पढ़ा था कि भाई जो ग्रैंड मदर थी वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी इस चीज को देख के एंड वो हेल्प के लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी। ओलंपिक्स होता है हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे एथलीट्स आते हैं जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके ट्रेनिंग करी होती है, ठीक है। एंड ओलंपिक्स में मेडल पाना, विन करना, ठीक है, उनका एक अल्टीमेट गोल बन जाता है हर एक एथलीट का इस वर्ल्ड का। ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ऑथर को समझाया, वार्न करा कि भाई अब से तुम कभी भी स्नेक के आसपास भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि स्नेक बहुत ज्यादा डेंजरस। कुंदीबा को बेटा 8 साल का जब वो था, उसको 8 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स हो गया था एंड उसी की वजह से वो ब्लाइंड हो गया था। सबसे पहले उसके लंग्स बर्स्ट कर रहे थे, उसकी विजन वो खो चुका था, वो काफी ज्यादा थक चुका था, उसके रिब्स एक कर रहे थे, वो अपनी ब्रीथ ज्यादा देर के लिए रोक नहीं पा रहा था, उसकी हार्ट काफी पेनफुली बीट कर रही थी एंड वो ब्रीथ करना चाह रहा था बहुत बैडली। टाइगर क्या करता है? टाइगर लोगों को तभी अटैक करता है, ठीक है, जब वो हंगरी हो या उसका कोई पर्पस हो। बट जो ह्यूमंस होते हैं वो विदाउट एनी हंगर लोगों को किल करते हैं, अटैक करते हैं। यस ऑफ कोर्स 9 गोल्ड मेडल इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पोएम। क्यों? क्योंकि हर एक 9 कंटेस्टेंट को गोल्ड मेडल मिला। आफ्टर वन ऑफ द कंटेस्टेंट फेल डाउन, अदर पार्टिसिपेंट्स स्टॉप रनिंग एंड केम टू हिज हेल्प, देन दे टुगेदर फिनिश्ड द रेस एंड ऑल ऑफ देम वन गोल्ड मेडल। हेलो एवरीवन, तो आज हम क्लास 10th एनआईएस बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो अगर अभी तक किसी की प्रिपरेशन इंग्लिश की नहीं हुई है एंड वो एक ऐसा सहारा मांग रहे हैं कि एक ही वीडियो में वो पूरा इंग्लिश का सिलेबस अपना कवर कर सके ताकि वो अपना एग्जामिनेशन अच्छे से दे सके, या तो फिर जिन बच्चों की तैयारी हो भी रखी है एंड वो एक रिविजन मांग रहे हैं ताकि उनका जो माइंड है वो काफी ज्यादा अच्छे से ब्रशन अप हो जाए फॉर देयर इंग्लिश एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो यही है। तो हम पहले बहुत थोड़ा इंग्लिश के सिलेबस के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो क्लास 10th के लिए आपका जो इंग्लिश का कोड रहने वाला है बेटा वो है आपका 202, ठीक है। हमारे पास टीएमए में टोटल 11 लेसन है जो कि बेटा आपके डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना। आपके एग्जामिनेशन में 16 लेसन आ रहे हैं जो कि आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 16 लेसन में आज आपको कवर कराऊंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने। एंड जो ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं उनको टीएमए एंड एग्जामिनेशन वाले, मतलब ये 11 चैप्टर और प्लस ये आपके 16 चैप्टर, 27 चैप्टर्स उनको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको 16 के 16 चैप्टर डीपली रिवीजन कराऊंगी, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है स्नेक बाइट, जो कि शंकर ने लिखा था, ठीक है। One day, the author saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw the author, it hid itself in a coconut shell. ठीक है। तो स्नेक बाइट चैप्टर में क्या हुआ था कि भाई जो शंकर था, जो ऑथर था, उसने एक स्मॉल स्नेक देखा था अपने कंपाउंड में एंड वो क्रॉल कर रहा था, धीरे धीरे से वो क्रॉल कर रहा था। बट जैसे स्नेक ने ऑथर को देखा तो वो कोकोनट शेल के अंदर बेटा छुप गया, ठीक है, ऑथर को देख के। उसके बाद दी ऑथर क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल विद अ स्टोन एंड टुक द शेल टू ग्रैंडमदर। फिर ऑथर ने क्या करा, एक पत्थर से उस कोकोनट के शेल को ढक दिया एंड वही वो शेल को वो अपनी ग्रैंडमदर के पास लेकर गया। ग्रैंडमदर वाज शॉक्ड and cried for help. Grandfather came running. When he learned that the author had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. क्या हमने पढ़ा था कि भाई जो ग्रैंड मदर थी वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी इस चीज को देख के एंड वो हेल्प के लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर ग्रैंडफादर आए भागते हुए एंड जब उनको पता चला कि भाई उस शेल के अंदर स्नेक है तो उसने वो ऑथर से लेकर क्या कर दिया कि उसको दूर फेंक दिया। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. And वो जो snake था वो उस शेल से बाहर निकल के क्रॉल करते करते बेटा वो bushes के अंदर उसने अपने आप को छुपा लिया। फिर grandfather warned the author never to go near a snake because snakes are very very dangerous. तो फिर उसके बाद ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ऑथर को समझाया, वॉर्न करा कि भाई अब से तुम कभी भी स्नेक के आसपास भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि स्नेक्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। जो स्लाइड्स हैं पॉइंट्स में मैं बनाकर लेकर आई हूँ ताकि आपको जो पढ़ने में है और समझने में भी काफी इजी लगे, बोरिंग ना लगे। लेटर इन द इवनिंग द ऑथर ट्राइड टू कैच अ बी and it stung him on his finger. The author felt a sharp pain and ran to grandmother. फिर क्या हुआ, शाम होते होते बेटा उन्होंने क्या करा, एक मधुमक्खी को वो पकड़ने जा रहे थे। ऑथर मधुमक्खी को पकड़ने जा रहे थे बट उस मधुमक्खी ने क्या कर दिया, उनको उनकी उंगली पे स्टंग कर दिया, बाइट कर दिया, ठीक है। तो फिर हमको जब मधुमक्खी काटते तो हमें बहुत ज्यादा शार्प पेन होता है, तो उनको बहुत ज्यादा शार्प पेन हुआ तो फिर वो अपनी दादी के पास चले गए भाग के, ठीक है। ग्रैंडमदर थॉट दैट द ऑथर हैड बीन बाइटन बाय अ स्नेक, शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर। तो फिर
ग्रैंड मदर को क्या लगा, ग्रैंड मदर को लगा कि अरे ये क्या मेरे पोते को सांप ने तो नहीं काट लिया। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, सांप ने तो नहीं काट दिया, तो फिर उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को बुलाया। एट द ग्लांस ऑफ ब्लू मार्क ऑन द फिंगर, एंड जब बी काटती है तो ब्लू मार्क सा हो जाता है हमारे फिंगर में, तो ब्लू मार्क देखा ग्रैंडफादर ने, ठीक है, तो वो क्या लेके गए, उसको अपने आर्म्स में लेकर गए, मतलब अपनी गोदी में उठाया, एंड वो एक ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन के पास उसको लेके गए, बिकॉज ही न्यू द क्योर ऑफ स्नेक बाइट। उनको यही लग रहा था कि सांप ने काटा है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑथर फिंगर एंड देन आस्क्ड द ऑथर टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव। फिर वो जो ओल्ड मैन है उन्होंने ऑथर की उंगली को देखा एंड क्या बोला कि तुम चुपचाप बैठ जाओ एंड बिल्कुल भी तुम मूव मत करो। चलो, the old man then took some water in a small brass vessel and started reciting some mantra। फिर उन्होंने एक small brass के विस्ल में बेटा कुछ पानी लिया एंड कुछ मंत्रास वो चैंट करने लग गए, बोलने लग गए। जो ऑथर था वो ओल्ड मैन को बताना चाह रहा था कि मुझे सांप ने नहीं काटा, मुझे बी ने काटा है, बट ग्रैंडफादर ने उसको बोलने के लिए अलाउ ही नहीं करा। ग्रैंड मदर भी जो है वो भी वहां पे पहुंच गई ग्रे ओल्ड हेयर्ड मैन के घर पे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, वॉश्ड द ऑथर फिंगर्स एंड गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक। उसके बाद क्या हुआ, जो ओल्ड हेयर्ड मैन था, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ऑथर के फिंगर को वॉश करा एंड उसको थोड़ा सा पानी पीने के लिए दिया। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड, थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ठीक है, थैंक गॉड तुम राजा को टाइम पे ले आए, वो आउट ऑफ डेंजर है अब। ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है। तो ग्रैंड मदर एंड बाकी सारे जो विलेजर्स हैं वो उस ओल्ड मैन को थैंक करते हैं इस मैजिक क्योर के लिए। एंड जब वो घर आते हैं तो ग्रैंडफादर वो जो ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन है उसको काफी ज्यादा गिफ्ट्स वो भिजवाता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा, जो कि था आपका स्नेक बाइट। आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब हम इसमें बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है बेटा, व्हाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर। वो राजा जो है बेटा वो ग्रैंड मदर के पास क्यों गया। राजा वेंट टू हिज ग्रैंड मदर बिकॉज द बी स्टंग हिम, एंड वो काफी ज्यादा पेन में था एंड वो चाहता था कि जो ग्रैंड मदर है वो उसके पेन को क्या कर दे, उसके पेन को रिलीफ कर दे। क्लियर, ओके। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड हिज ग्रैंडमदर थिंक, व्हाट शी थिंक्स सो। ग्रैंडमदर ने क्या सोचा, ठीक है, क्या सोचा उन्होंने। सो ग्रैंडमदर थॉट दैट अ स्नेक हैड बिटन राजा, ठीक है, बिकॉज राजा टोल्ड हर दैट राजा हैड बीन बिटन एंड बिकॉज राजा हैड बॉट होम अ स्नेक इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में अपने साथ बेटा स्नेक लेकर आया था एंड उसने क्या बोला कि मेरे को काट लिया। तो उसके ग्रैंडमदर को क्या लगा कि स्नेक ने ही राजा को काट लिया। क्लियर, उन्होंने ये सोचा। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, what would have happened if राजा had been bitten by a snake but his grandmother believed that he was bitten by a bee। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लो इन एक्चुअल हुआ क्या था, बी ने उसको काटा था, बट मान लो इन एक्चुअल सांप उसको काट लेता, और अगर वो जो ग्रैंडमदर होती वो ये समझती कि बी ने काटा है, तो वो क्या करती। So, if Raja would bitten by a snake, but his grandmother believed that he was bitten by a bee, then she would not have taken this incident seriously. Of course, his grandmother would have treated him with domestic medicines at home। भाई क्या करती है, of course भाई मधुमक्खी के काटने में और सांप के काटने में सीरियस होने वाला बहुत मामला अलग अलग होता है। ठीक है, जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा नहीं घबराते। लाइक हमारी मम्मियाँ बेकिंग सोडा थोड़ा लगा देती है, हल्दी लगा देती है, ठीक है, घर की डोमेस्टिक रेमेडीज से वो इसको क्योर कर लेती है। बट वही अगर सांप ने काटा होता तो सांप के काटने को तो सीरियसली ले लेते हैं ना, है ना, तो वही हो जाता। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि जो अगर राजा को स्नेक ने काटा होता, बट अगर दादी को लगता कि बी ने काटा है, तो वो इस चीज को, इस इंसिडेंट को इतना सीरियसली लेती ही नहीं। ठीक है, एंड वो उसके चोट को, ठीक है, वो डोमेस्टिक रेमेडीज से क्योर करने का ट्राई करती। क्लियर, चलो ओके। देखो हम इतनी जल्दी जल्दी सेकंड चैप्टर में आ गए। आपका जो सेकंड चैप्टर है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा आफ्टर स्नेक बाइट इज कोंदिबा अ हीरो। ठीक है, कोंदिबा अ हीरो। The famine in Maharashtra in 1972 to 73 had driven Kondiba Gaikwad from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread। ठीक है, महाराष्ट्र में 1972 टू 73 में, ठीक है, कोंदिबा गेकवाड को होम से, ठीक है, इन औरंगाबाद से मुंबई वो आ गया इन सर्च ऑफ ब्रेड। ठीक है, मुंबई में आ गया वो इन सर्च ऑफ ब्रेड। कोंदिबा हेटेड बेगिंग, कोंदिबा को बेगिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट उसने देख लिया था कि मुंबई इज जेनरस टू बेगर्स। ठीक है, मुंबई में जो बेगिंग है वो कॉमन है, बहुत लोग करते हैं, स्पेशली ब्लाइंड बेगर्स। एज 25 ईयर ओल्ड कोंदिबा वाज ब्लाइंड।
ही हैड बिकम ब्लाइंड विथ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। उनको 8 कुंदीबा को बेटा 8 साल का जब वो था, उसको 8 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स हो गया था एंड उसी की वजह से वो ब्लाइंड हो गया था। ठीक है, तो उनको क्या लगा, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि भाई वो औरंगाबाद से मुंबई आया इन सर्च ऑफ ब्रेड, मतलब खाने के लिए कुछ। ठीक ठीक है, उसके बाद फिर हमें पता चला था कि एट द एज ऑफ 8 वो ब्लाइंड हो गया था ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। ओके, फिर कोंदीबा लिव विद तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ। जो कोंदीबा है वो तुकाराम एंड तुकाराम्स की वाइफ के साथ रहता था, जो कि था येलन बाई, इन गोलीबार। गोलीबार में रहता था। ये एक लार्ज स्लम कॉलोनी होती थी बेटा घाट कोपार में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई। मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में बेटा देयर वाज अ कॉलोनी नोन एज घाट कोपार, जहां पे एक लार्ज स्लम कॉलोनी, ठीक है, गोलीबार है, वहां पे वो रहता था तुकाराम एंड तुकाराम वाइफ। तुकाराम की वाइफ का क्या नाम था, येलन बाई। क्लियर, चलो। इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वाज अ वेल। वहां पे एक ओपन एरिया था बेटा, वहां पे क्या था, वहां पे एक वेल था। उस एरिया के मिडल में एक कुआं था, एक वेल था, ठीक है, जो कि ब्लैकिश एंड ग्रीन वाटर का था। ब्लैकिश एंड ग्रीन वाटर था उसके अंदर, ठीक है। Nothing could be seen more than a few centimeters below the surface. And हम उस वेल में हम कुछ भी नहीं देख सकते थे, ठीक है, हम कुछ भी नहीं देख सकते थे उस वेल में। The mouth of a well had gradually widened as the soil and rocks on the sides fell in. ठीक है, सॉइल एंड रॉक्स की जो साइड्स, वेल की जो साइड से सॉइल एंड रॉक्स गिरे होते थे, ठीक है, तो जो माउथ होता था वेल का वो ग्रेजुअली वाइडेंड हो जाता था। जो बॉटम होता था वो काफी ज्यादा नैरो मडी होता था, ठीक है, एंड वीड्स के साथ वो फिल होता था। ठीक है, अब जो वेल है ये काफी ज्यादा डेंजरस होता था बट हार्मलेस था, ठीक है, कि कोई किसी को वो हार्म नहीं करता था बट वो डेंजरस था। वन डे अरविंद वहां पे गिर गया। अरविंद एक है, ठीक है, एक स्टोरी का पात्र है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो अरविंद बेटा क्या होता है, एक दिन उस वेल पे गिर जाता है, ठीक है, इज फॉलन इन द वेल। फिर कोंदीबा क्या करती है, कोंदीबा अपने कपड़े हटाकर, ठीक है, पुल्ड ऑफ क्लोथ्स एंड वो वाटर पे स्लिप हो गया। कोंदीबा गुड स्विमर हुआ करता था बेटा जब वो यंग था, ठीक है, बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। जब वो ब्लाइंड नहीं था उससे पहले वो एक बहुत गुड स्विमर हुआ करता था, ठीक है। तो अरविंद की जान बचाने के लिए वो अपने कपड़े हटाकर वो वेल पे चला गया, ठीक है। इट हैज नाउ 2 मिनट्स सिंस अरविंद हैड फॉलन इन। अरविंद को 2 मिनट हो गए थे गिरे हुए। कोंदीबा एज फास्ट वर्क कर रहा था एज वो कर सकता था, फीलिंग हिज वे थ्रू द मड एंड द वीड्स। मड एंड वीड्स से अपना वो वे निकाल रहा था अरविंद को बचाने के लिए, ठीक है। अचानक से ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट, उसको अरविंद की बेल्ट फील हुई तो उसने उसको टाइटली पकड़ लिया, ठीक है। स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड विद हिज फ्री हैंड एंड फीट, ही गैप्ड फॉर ब्रीथ, अदर हैंड्स क्विकली लिफ्टेड अरविंद अप एंड आउट ऑफ द वेल। ठीक है, फिर क्या हो गया, उसने अरविंद की बेल्ट पकड़ी थी, ठीक है, फिर वो अपने आप को वही करने जा रहा था। फिर अदर लोग जो थे, बाकी गांव के जो लोग थे बेटा, उन्होंने हाथ दिया और अरविंद को तो बाहर निकाल दिया, ठीक है। बट कोंदीबा ने अपनी जो हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, और क्या करा, कोंदीबा ने उसको टाइमली सेव कर लिया, ठीक है। नाउ वर्ड्स सून बिगेन टू स्प्रेड आउट द बेगर्स करेज। अब वर्ड्स क्यों आगे एकदम वाहवाही होने लग गई कोंदीबा की, ठीक है, कि भाई उसने तो एक हीरोइक काम करा है अरविंद को बचाकर, ठीक है। चाहे वो खुद ब्लाइंड था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, बट उसने कोंदीबा की जान बचाई, ठीक है। कि ये जो बेगर है, मतलब ये जो है, इसके अंदर इतना करेज है, ठीक है, इतना करेज है इसके अंदर। इसकी पिक्चर और उसकी स्टोरिंग, जो उसने डेयरिंग बचाया, डेयरिंग वे से बचाया, वो बहुत सारे नेशनल एंड लोकल पेपर्स में बेटा फैली, ठीक है। सडनली कोंदीबा एक हीरो बन गया। वो उसको गवर्नर से प्रेजिंग मिली, चीफ मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र से उनसे प्रेजिंग मिली, एंड अदर ऑफिशियल से भी। एंड रिवार्ड उसको 12,970 मिले, उसको 12,970 रुपीज मिले उसको एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। टुडे जो कोंदीबा है वो जलना में रहता है, एक मार्केट टाउन है, उसके नेटिव विलेज, उसका जो नेटिव विलेज है उसके सामने बेटा एक टाउन है, वो वहां पे रहता है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जलना, ठीक है। वो एक लोकल गर्ल से मैरी किया उसने एंड वो एक स्मॉल बिजनेस रन करता है। क्लियर। नाउ कोंदीबा गैकवर्ड्स ब्रेवरी and determination to find the boy in the well had completely changed his own life. The beggar who hated begging need never beg again. ठीक है, जो कोंदीबा गेकवर्ड था उसकी ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन की वजह से, कि भाई जो उसने वेल से अरविंद को खींच के निकाल लिया, इतना डेयरिंग रेस्क्यू करा उसने अपनी खुद की लाइफ इसमें चेंज कर ली, ठीक है। फिर वो बेगर, ये बेगर ही तो था, ठीक है, कोंदीबा एक बेगर ही तो था, जब वो बेगिंग पसंद नहीं करता था बिल्कुल भी, एंड उसको फिर आगे कभी मौका नहीं मिला बेगिंग करने का। क्लियर। फिर उसने आगे कभी भी बेगिंग नहीं करी।
उसके बाद चलो, ये था आपका चैप्टर। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड कोंदिबा कम टू मुंबई, व्हाट डिड ही डू आफ्टर कमिंग टू मुंबई, वो मुंबई क्यों आया एंड उसने मुंबई आने के बाद क्या करा। सो कोंदिबा केम टू मुंबई इन सर्च ऑफ ब्रेड आफ्टर द फेमाइन इन महाराष्ट्र इन 1972 to 73 had driven him from his native place in औरंगाबाद। उसकी जो नेटिव प्लेस थी बेटा, जहाँ पे वो बॉर्न हुआ, जहाँ पे वो रहा, औरंगाबाद, वहां से वो ड्राइव होके इन सर्च ऑफ ब्रेड वो मुंबई आया। ठीक है, एट फर्स्ट उसने झाड़ू है, जो ब्रूम्स होती है ना, झाड़ू झाड़ू बेचने का काम करा, बट लक उसका वहां नहीं चला। ठीक है, बट उसका लक नहीं चला, तो ही स्टार्टेड बेगिंग। हाउ वॉज कोंदिबा अ गुड स्विमर, वो एक गुड स्विमर क्यों था। तो कोंदिबा एक गुड स्विमर इसलिए था, ब्लाइंड होने के पहले था वो। ठीक है, वंस ही हैड गॉन डीप इनटू द वेल्स अराउंड हिज विलेज टू पिक अप शाइनिंग बिट्स ऑफ ब्रोकन पॉटरी। ब्रोकन पॉटरी जैसे हो जाते हैं, उसके शाइनी पीसेस को उठाने के लिए वो क्या करता था, वो वेल में चला जाता था। दैट ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड थ्रोन इन अ पार्ट ऑफ अ गेम, एंड वो इसको एक गेम का पार्ट बना लेते थे। ठीक है, कि भाई ब्रोकन वासेस का जो होता है, उसके शाइनी शाइनी पार्टिकल्स को उठाने का काम करता था कोंदिबा, एंड उसी से वो एक गुड स्विमर बन गया। ठीक है, एंड उसने जब अपनी आईसाइट गवाई एट द एज ऑफ 8, उससे पहले ही वो ये सब चीजें करता था, तो दैट इज द रीजन ही वाज अ गुड स्विमर। ठीक है, चलो, व्हाट वाज कोंदिबा's फिजिकल कंडीशन व्हेन ही वाज सर्चिंग फॉर अरविंद इनसाइड द वेल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि भाई जब कोंदिबा अरविंद को ढूंढ रहा था वेल के अंदर, उसको बचा रहा था, तो कोंदिबा की खुद की फिजिकल कंडीशन कैसी थी। ठीक है, खुद की फिजिकल कंडीशन कैसी थी, हमने उसके बारे में बात करना है। तो कोंदिबा के जो लंग्स थे वो एकदम बर्स्टिंग हो रहे थे। कोंदिबा के जो लंग्स थे बेटा, वो एकदम बर्स्ट हो रहे थे, मतलब इतना पानी चला गया था उनके अंदर। ठीक है, वो काफी ज्यादा बर्स्ट। कोंदिबा अपनी विजन खो चुका था एकदम। ठीक है, उनकी जो आई साइट थी, जो विजन थी उसकी वेल के अंदर, वो एकदम खोसा चुका था, एंड वो काफी ज्यादा थक चुका था। उसके जो रिब्स थे वो काफी ज्यादा एक कर रहे थे, पेन कर रहे थे, वो अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं कर पा रहा था ज्यादा देर के लिए। कोंदिबा की जो हार्ट थी वो भी पेनफुली बीट कर रही थी, एंड वो ब्रीदिंग करना चाह रहा था बैडली, बट उसने फिर भी अपने आप को बचाने से पहले अरविंद को बचाया। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले उसके लंग्स बर्स्ट कर रहे थे, उसकी विजन वो खो चुका था, वो काफी ज्यादा थक चुका था, उसके रिब्स एक कर रहे थे, वो अपनी ब्रीथ ज्यादा देर के लिए रोक नहीं पा रहा था, उसकी हार्ट काफी पेनफुली बीट कर रही थी, एंड वो ब्रीथ करना चाह रहा था बहुत बैडली। चलो, ओके, सो हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है अ टाइगर कम्स टू टाउन। ठीक है, एंड इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों की समरी मैंने एक साथ ही लिखी है। ठीक है, एंड इट इज अ स्टोरी बाय आर.के. नारायण। ठीक है, आर.के. नारायण की स्टोरी है ये, टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। So, the tiger in this story has been trained by his master to perform tricks before a large audience at a circus. सबसे पहले हम इसमें टाइगर की बात करेंगे, वो एक ट्रेंड टाइगर है। ठीक है, जो कि अपने मास्टर से ट्रेन हुआ है। ठीक है, एंड किस लिए, ताकि वो ट्रिक्स वगैरह को परफॉर्म करके दिखा सके बहुत सारी जनताओं के सामने, बहुत सारी ऑडियंस के सामने इन सर्कस। क्लियर। So, the tiger comes to believe that human beings are brave and are not scared of animals. And circus की वजह से, सर्कस देख के हम खुश होते हैं, राइट। तो उसी की वजह से उसको पता था कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो एनिमल से नहीं डरते, वो ब्रेव होते हैं। ठीक है, वो समझदार होते हैं, वो ब्रेव होते हैं, वो एनिमल से नहीं डरते। क्लियर। वन डे जो टाइगर है वो अपने केज से बेटा चला जाता है, एंड फिर वो एक टाउन में वॉक करने लग जाता है। वो केज से आकर हटकर अपने वो टाउन में वॉक करने लग जाते हैं। तो जो लोग होते हैं वो अपने लिए एक फाइंड अ हाइडिंग प्लेस, वो अपने लिए एक हाइडिंग प्लेस ढूंढते हैं कि वहां पे टाइगर ना आ जाए। ठीक है, जो लोग हैं वो उस टाउन के, वो एक दो भाग रहे होते हैं इधर उधर अपनी लाइफ बचाने के लिए बेटा, ऐसी जगह छुपने के लिए जहां पे टाइगर उनको ना देख पाए। क्लियर। उसके बाद the tiger is confused to see their reactions because he was used to seeing thousands of people watch his shows every evening from a close distance. ठीक है, कि एक ज्यादा डिस्टेंस के बीच में नहीं होता सर्कस। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा ये उसने वो करता था कि भाई जो लोग हैं वो मेरे को काफी ज्यादा क्लोज डिस्टेंस से देखते हैं, तो वो तो खुश होते हैं सर्कस में मुझे देख के, जब मैं ट्रिक्स वगैरह करता हूँ। बट यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया लोगों के रिएक्शन देख के कि यहाँ पे लोग भाग क्यों रहे। ठीक है, यहाँ पे लोग भाग क्यों रहे। He cannot understand why they are so afraid to see him in the town, especially because he does not want to hurt them or attack them. ठीक है, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि लोग उसको देखकर इतना अफ्रेड क्यों हैं। ठीक है, स्पेशली जब वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, वो किसी को अटैक नहीं करना चाहता, मतलब टाइगर किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को अटैक नहीं करना चाहता, तो लोग उसको देख के इतना अफ्रेड क्यों हैं। ठीक है, वो इसको देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था।
सो द टाइगर वॉन्ट्स टू टेल देम दैट दे डू नॉट नीड टू बी अफ्रेड। ठीक है, वो टाइगर्स जो है वो लोगों को क्या बताना चाहता है कि तुम्हें मेरे को देखकर अफ्रेड होने की नीड नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो हंग्री नहीं है। ठीक है, वो भूखा नहीं है कि तुम्हें वो खा जाएगा। एंड जो टाइगर्स होते हैं वो तभी अटैक करते हैं जब वो हंग्री होते हैं। दैट दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स हु किल विदाउट अ गुड रीजन। वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते हम लोग कि हम विदाउट एनी रीजन लोगों को किल करते। जब हमें भूख लगती है हम तभी लोगों को किल करते, बट मुझे भूख नहीं लग रही। ठीक है, वो ये लोगों को बताना चाहता है। उसके बाद the tiger also wants to tell the people in the restaurant that they are not brave as he had taught them to be and that he only wants to watch them not harm them। टाइगर क्या करता है, टाइगर रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों को भी बताता है कि क्या बताता है कि वो समझता है कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो ब्रेव हैं, वो ब्रेव है। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, उसके बाद the tiger notices that the school in the town are being closed early and that the school children are shouting with a mixture of delight, excitement and fear। जो टाइगर है ये भी नोटिस करता है कि जो टाउन का स्कूल है बेटा वो जल्दी बंद हो रहा है। क्यों? स्कूल के अंदर के जो चिल्ड्रन हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, उनको डिलाइटफुल है, उनकी जो चिल्लाना है वो काफी ज्यादा डिलाइट है, एक्साइटमेंट से भरी है, फेयर से भरी है। ठीक है, वो स्कूल में भी एंटर कर जाता है एंड वो सीधा सीधा हेडमास्टर के रूम में एंटर करता है। The headmaster climbs up into the attic। ठीक है, वो जो एटिक है, जो मतलब रूफ है अपने रूम की, वो वहां से कूद जाता है। फिर वो हेडमास्टर के रूम में एंटर करता है तो हेडमास्टर फिर कूद जाता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर जो टाइगर है वो हेडमास्टर के डेस्क के नीचे सो जाता है। फिर वो उठता है तो ये देखता है कि पूरा हेडमास्टर का जो रूम है वो लॉक हो रखा है। द टाइगर देन हियर्स द सर्कल मास्टर एंग्रीली टेलिंग अ टीचर नॉट टू यूज रूड एंड अगली वर्ड्स सच एज ब्रूट टू डिस्क्राइब हिम। वो उठता है तो वो देखता है कि जो हेडमास्टर का रूम है वो पूरा बंद कर दिया उसको। ठीक है, बट वो उठ के क्या सुनता है, वो अपनी हेडमास्टर की आवाज सुनता है। और हेडमास्टर क्या करता है, हेडमास्टर बेटा एंग्रीली सबको समझाता है, वहां के टीचर्स को, बच्चों को, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर सबको समझाता है कि डोंट यूज सच वर्ड्स लाइक ब्रूट। ठीक है, आप उस टाइगर को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे वर्ड्स जो कि इन ह्यूमन वर्ड्स हैं, जो कि ब्रूट जैसे वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते। दीज वर्ड्स आर वेरी रूड एंड अगली। ठीक है, The teachers call the magistrate to stop the circus master from going into the headmaster room। जो टीचर है वो मजिस्ट्रेट को समझाती है कि भाई इस सर्कस के मास्टर को रोको, वो हेडमास्टर के रूम में ना चले जाए। फिर जो मजिस्ट्रेट है forbids the circus master from entering the room। वो क्या करता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, हेडमास्टर को रोकता है कि तुम उस रूम में नहीं जाओगे, उस रूम में टाइगर है। फिर जब सर्कस मास्टर आर्ग्यू करता है उसके साथ कि भाई, और इंसिस्ट करता है कि वहां मेरा टाइगर है, वो मेरा ट्रेन टाइगर है, वहां मुझे जाने दो, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको करता है कि यू हैव टू साइन अ डॉक्यूमेंट देन। ठीक है, दैट सेज दैट नो वन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कस मास्टर डेथ इन केस द टाइगर अटैक्स हिम। फिर जो है मैजिस्ट्रेट वो क्या करता है, वो मैजिस्ट्रेट करता है कि भाई तुम एक डॉक्यूमेंट लिखो, हम उसमें साइन करेंगे एंड उस डॉक्यूमेंट में ये लिखना अगर तुम्हें टाइगर अटैक करता है, अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है, सो यहाँ पे कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारी डेथ का। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। ओके, ये था हमारा चैप्टर। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड द टाइगर वांट टू टेल द पीपल एट द रेस्टोरेंट। वो टाइगर जो है वो रेस्टोरेंट के लोगों को क्या कहना चाह रहा है बेटा, द टाइगर ये अश्योर करना चाह रहा है उनको कि वो उनसे ना डरे। ठीक है, वो ट्रबल में ना हो, आप अपना टिफिन खा सकते हो अपने पीस ऑफ माइंड के साथ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर एंड अ ह्यूमन बीइंग। देखो टाइगर एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सो टाइगर अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री। ठीक है, या तो पर्पस या हंगर। टाइगर क्या करता है, टाइगर लोगों को तभी अटैक करता है, ठीक है, जब वो हंगरी हो या उसका कोई पर्पस हो या वो हंगर के लिए अपने अटैक करता है। बट जो ह्यूमंस होते हैं वो विदाउट एनी हंगर लोगों को किल करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो, व्हाट डिड द टाइगर डू आफ्टर एंटरिंग द हेडमास्टर्स रूम। जो टाइगर है अगर वो हेडमास्टर के रूम में एंटर करता है उसके बाद वो क्या करता है। ठीक है, so the tiger entered the headmaster's room। he then flung himself on the cool floor। he liked the cool stone floors। जो हमारी फर्श होती है अगर वो स्टोन की बनी है, मार्बल की बनी है, तो काफी ज्यादा ठंडी ठंडी रहती है। और हेडमास्टर के रूम में एसी भी चलता है भाई, है ना, तो वो काफी ज्यादा उसको पसंद आती है कूल स्टोन फ्लोर। तो वहां पे क्या करता है, वो अपना हेड रखता है लार्ज डेस्क के अंदर एंड वो सोने की कोशिश करता है एंड वो सो भी जाता है। ठीक है बेटा, सो भी जाता है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, What did the master scold the crowd। उसने मास्टर जो है, मास्टर ने क्राउड को डांटा क्यों। ठीक है, क्यों डांटा। The master scolded the crowd after hearing the teacher saying, now that this brute is safely locked up, we must decide।
तो जो हमारा मास्टर है उसने टीचर को इसलिए स्कोल्ड किया क्योंकि उसने टीचर को बोलते हुए सुना कि वो जो ब्रूट है वो अब लॉक्ड अप है, ठीक है, एंड हम अब डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हम आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये वर्ड सुन के, ब्रूट वर्ड सुन के स्पेशली जो मास्टर है वो उसको स्कोल्ड करता है कि ही डिड नॉट लाइक कॉलिंग द टाइगर ब्रूट, कि उसको नहीं पसंद कि टाइगर को उसके कोई ब्रूट बोले। क्लियर? उसके बाद आ जाओ चैप्टर 8 पे बेटा। चैप्टर 8 क्या है? अ बर्थडे लेटर, ठीक है। ये आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने ये जो लेटर है ये अपनी डॉटर को लिखा था जो कि इंदिरा है, इंदिरा, ठीक है, उनके 18th बर्थडे में फ्रॉम नैनी प्रिजन, ठीक है। नैनी प्रिजन से उन्होंने अपने बेटी को ये लेटर लिखा था उसके 18th बर्थडे पे। क्लियर? चलो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो इन 1930 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया उस टाइम फ्री नहीं था। हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इम्प्रिजन्ड हो रखे थे बाय द ब्रिटिश। वाइल इन नैनी प्रिजन पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट दिस लेटर टू हिज डॉटर, ठीक है, इंदिरा, ऑन हर 18th बर्थडे। समझ आया? 1930 की बात है जब हमारा जो इंडिया है बेटा वो फ्री नहीं है, तो हमारे बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो इम्प्रिजन्ड हो रखे थे इन अंडर ब्रिटिश, ठीक है, वो कैदी हो रखे थे ब्रिटिश के। तो नैनी प्रिजन में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है वो भी कैदी हो रखे थे। तो उन्होंने अपनी बेटी के 13th बर्थडे में, उनकी बेटी कौन थी? इंदिरा, उनको एक लेटर लिखा, ठीक है। इन द लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू wrote that he does not believe in sermonizing and doling out good advice, but thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon, but by talking and discussing, and out of discussion sometimes a little bit of truth comes out. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लेटर में क्या लिखा? वो ये उनका बिलीव ये था कि समनाइजिंग करने में, मतलब गुड एडवाइजेस, मान लो अच्छा ज्ञान देने में ही पता नहीं चलता हमें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुड एडवाइस देने से ही पता नहीं लगता बेटा, ज्ञान देने से ही पता नहीं लगता। हमें चीजों की, हमें अपने लाइफ में चीजों की डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें उसके बाहर आती हैं, उसके बाद बाहर आती है एंड काफी ज्यादा ट्रूथ कम्स आउट, ठीक है, एंड फिर उससे हमें पता चलता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए। अ प्रॉपर डिस्कशन अबाउट एनीथिंग इन आवर लाइफ टेल्स अस व्हाट थिंग इज रॉन्ग एंड व्हाट थिंग इज नॉट, ठीक है। ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। He also wrote that the world is wide and beyond our world lays other wonderful and mysterious world. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. वो ये भी लिखता है कि जो ये दुनिया है ये बहुत बड़ी है एंड हमारी जो वर्ल्ड है वो इसके भी बियॉन्ड है, इसके भी परे है, ठीक है, और भी अदर हमारे पास वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड है, ठीक है। हमें बोर नहीं होना चाहिए एंड हमें इमेजिन नहीं करना चाहिए कि भाई हमने जो सीखा है, हमने जो इमेजिन बनाई है, हमें वही इमेजिन नहीं करनी चाहिए, या ठीक है, हमें बहुत वेरी वाइसली वी हैव टू लर्न आवर वर्थ। In history, we read our great periods in the life of nations, of great men and women. If you remember how fascinated you were when you first read the story of Jane d'Arc and how your ambitious was to be something like her. In history, बहुत सारे great period रहे हैं हमारे world में, ठीक है, ग्रेट मेन एंड वुमेन के जिन्होंने इतना करा है, ठीक है, जो उनकी स्टोरीज हमें फैस्किनेट करती है, हमें एम्बिशियस करती है, हमें डिटरमाइन कराती है, ठीक है। जैसे कि जेन द आर्क की स्टोरी से तुम काफी ज्यादा एम्बिशियस हुई थी, ठीक है, कि तुम्हें उनके जैसा कुछ करना है, तुम्हें उनके जैसा बनना है। क्लियर? In the letter, Pandit Jawaharlal Nehru wrote that ordinary men and women are not usually heroic. ठीक है, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो इस लेटर में क्या लिखते हैं? जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन है, जो साधारण मैन एंड वुमेन है, वो यूजुअली हीरोइक नहीं होते। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर। वो सिर्फ, जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो सिर्फ खुद के और खुद के फैमिली के लिए सोचते हैं, ठीक है। वो दूसरों के लिए कहाँ टाइम निकाल के सोचेंगे, है ना। तो वो सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। दे जस्ट थिंक ऑफ देयर ब्रेड बट, मतलब खाने पीने के लिए, वो अपने बच्चों के लिए एंड अपने हाउस होल्ड वरीज के लिए सोचते हैं। बट अ टाइम कम्स जब सारे लोगों को इंटरेस्ट होना पड़ेगा एक ग्रेट कॉज की वजह से। बट एक ऐसा टाइम भी आएगा कि भाई एक ग्रेट कॉज के वजह से, एक ग्रेट चीज के वजह से पूरे वर्ल्ड के कॉमन लोगों को भी दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर and eager to help them has inspired our people to great action and noble sacrifice. He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy.
हमारे पास बहुत सारे इंडिया में ग्रेट लीडर्स हैं जो कि एकदम प्यार से भरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो लोग हैं वो सफ़र ना करे एंड वो उनको हेल्प करना चाहते हैं। वो हमें इंस्पायर करते हैं अपने ग्रेट एक्शन के वजह से एंड बेटा नोबल सेक्रीफाइस की वजह से वो हमें इंस्पायर करते हैं। ठीक है, वो हेल्प करते हैं जो कि स्टार्विंग है, जो भूखे हैं, जो गरीब है एंड जो अप्रेस्ड हैं, उनको फ्रीली एंड हैप्पीली वो देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़े एक्शंस करते हैं। दे यूज्ड टू डू ग्रेट एक्शंस एंड नोबल सेक्रीफाइसेस फॉर देम। क्लियर? जैसे कि बापू जी इज इन प्रिजन, जो हमारे गांधी जी हैं वो भी कैदी हो रखे हैं, बट उनका जो मैजिक है, बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडिया मिलियंस। ठीक है, मिलियंस में लोगों का दिल जीता है बापू जी के मैसेज ने। जो मेन एंड वुमेन है, इवन जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे शेल से बाहर आते हैं इंडिया का सोल्जर्स बनने में। चल, अब उसके बाद हम इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाउ डज अ ग्रेट लीडर है? एक ग्रेट लीडर है मान लो, ठीक है, इंडिया का मान लो एक ग्रेट लीडर है, तो वो कैसे एक नेशन को, हमारे इंडिया के लोगों को हेल्प करता है? कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू नेहरू जो ग्रेट पीपल होते हैं वो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर ग्रेट एक्शंस एंड नोबल सेक्रीफाइसेस फॉर देम। ठीक है, दी लेड बाय एग्जाम्पल। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल बनते हैं बेटा, वो एक आइडियल बनते हैं लोगों के लिए। वो लोगों को फैसिनेट करते हैं अपने एक्शन से, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं एंड उनको भी गुड चीजें करने के लिए बेटा मोटिवेट करते हैं। जो हमारे ग्रेट लीडर्स होते हैं दे आर फुल ऑफ लव। ठीक है, जो कि सफरिंग, जो लोग जो सफर करते हैं उनके लिए एकदम ईगर होते हैं वो हेल्प करने के लिए, एंड वो लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि वो ग्रेट एक्शन करे एंड नोबल सेक्रीफाइस करे। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो स्टार्विंग, पुअर लोग और जो अप्रेस्ड लोग होते हैं उनको फ्री एंड हैप्पी करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। समझ आया? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? देखो, what does पंडित जवाहरलाल नेहरू मीन बाय मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट? ठीक है, एक फ्रेज इस चैप्टर में यूज किया गया है कि सन को फ्रेंड्स बनाओ एंड लाइट में वर्क करो। इसका मतलब क्या है? बाय सेइंग मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट्स टू कन्वे टू इंदिरा दैट व्हाटएवर शी डज, शी डू इट ओपनली एंड विदाउट एनी सीक्रेट। ठीक है, विदाउट हाइडिंग। He suggests Indra not to do anything in secret or anything that she would wish to hide. He says for the desire to hide anything means that you are afraid. He suggests his daughter that fear is a bad thing and unworthy of you. If you are brave, everything follows that. He says under Bapuji's leadership, there is no room for hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of whatever we do or what we say. ठीक है? What we say. We work in the sun and in the light. Even so in our private lives. Let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. If you do so, you will grow up a child of the light, unafraid of serene and unruffled whatever you may happen. तो अब मैं आपको समझा देती हूँ इसका आंसर का मतलब क्या है। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेटा इंदिरा को बोला कि मेक फ्रेंड्स विद सन, ठीक है, मेक फ्रेंड्स विद सन एंड वर्क इन द लाइट, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी इंदिरा को ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ऐसा काम मत करना कि उस काम को तुम्हें छुपाना पड़े। ठीक है, उस काम को तुम्हें छुपाना पड़े। वो इंदिरा को बताते कि कभी भी एक कोई काम ऐसा मत करना जिसको तुम्हें सीक्रेट रखना हो, जिसको तुम चाहती हो कि उसको तुम्हें हाइड करना पड़े। उनका यही डिजायर है और वो यही बोलते हैं कि भाई अगर आप किसी चीज को हाइड कर रहे हो तो मतलब आप उस चीज पे अफ्रेड हो, आप उस चीज पे आपको डर है। ठीक है, वो अपनी डॉटर को सजेस्ट करते हैं कि भाई गंदी बैड थिंग के लिए तो अनवर्दी चीजों के लिए अफ्रेड होना गलत है, फेयर होना गलत है। अगर तुम ब्रेव हो, ठीक है, तो एवरीथिंग फॉलोज दैट। ही सेज अंडर बापूजी लीडरशिप, कि बापूजी ने जैसे बोला था कि कोई भी हाइडिंग के लिए कोई भी रूम नहीं होता, देयर इज नो रूम फॉर हाइडिंग। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है हाइड करने को। ठीक है, हमने जो भी करा या हमने जो भी बोला हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमें सन के साथ वर्क करना चाहिए एंड लाइट में हमें वर्क करना चाहिए। ठीक है, इवन सो हमारे प्राइवेट लाइफ में भी हमें फ्रेंड्स के साथ ऐसे वर्क करना चाहिए विद द सन एंड वर्क इन द लाइट, एंड हमें कोई भी चीज सीक्रेटली नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी करते हो, इफ यू डू सो, आप एक ऐसे चाइल्ड के साथ ग्रोथ होंगे ऑफ द लाइट, अनअफ्रेड। आप अगर ऐसी चीजें करते हो कि आप कोई भी चीज हाइड ना करो अपने लाइफ में, ठीक है, आप किसी भी चीज से अफ्रेड नहीं रहोगे, तो आप एक कैसे बच्चे बन जाओगे? आप एक अनअफ्रेड बच्चे, एक सीरीन बच्चे, एक अनरफल्ड एंड कोई भी होगा देखा जाएगा, आप ऐसे बच्चे बन जाओगे, एकदम ब्रेव, अनअफ्रेड ऑफ एनीथिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
Imagine that you had a discussion with your parents about your career plans. Write in about 50 words what was discussed, what advice your parents gave you and how you felt. मतलब मान लो आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बातचीत हुई है अबाउट योर करियर प्लान्स, तो आप उस चीज़ों के लिए क्या देखोगे, क्या डिस्कस करोगे, आपको पेरेंट्स आपको क्या एडवाइस देंगे एंड आप क्या फील करोगे. सो माई पेरेंट्स एडवाइज मी टू वर्क हार्ड. ऑफ कोर्स यार सबके पेरेंट्स नहीं, किसी के करंट पेरेंट्स नहीं, पर्टिकुलर पेरेंट्स नहीं, तो हर एक पेरेंट्स यही कहता है कि भाई हार्ड वर्क करो एंड आप जो भी करो आप उस पर डेडिकेटेड रहो, आप अपने प्रोफेशन के साथ बेटा डेडिकेटली वर्क करो. ठीक है, डू हार्ड वर्क एंड बी डेडिकेटेड इन वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ. ठीक है, वो ये सजेस्ट करते हैं दैट आपको ट्रूथफुल होना चाहिए एंड आप जो भी करो वो सही करो एंड ट्रूथफुल होके करो. ठीक है, दे से कि मेरे को एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जो कि मुझे पसंद है. दे सजेस्ट इफ आई चूज टू बी अ डॉक्टर सो मुझे सेल्फलेसली काम करना चाहिए. ये नहीं पैसों के लिए काम करो, आपको सेल्फलेसली काम करना है, पुअर के लिए. ठीक है, एंड जो फ्री नहीं है, जो इतना खर्चा नहीं उठा सकते उनके लिए. ठीक है, आपको ग्रीडी नहीं बनना चाहिए एंड आप अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए दूसरों को एक्सप्लॉय नहीं कर सकते. ठीक है, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते. क्लियर. उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 9 गोल्ड मेडल्स. 9 गोल्ड मेडल्स करके चैप्टर है जो कि डेविड रॉथ ने लिखी है, डेविड रॉथ. ठीक है, सो ओलंपिक हमारी जो होती है वो हर एक 4 साल में एक बार बनाई जाती है. जो एथलीट्स होते हैं वो हर एक वर्ल्ड से आते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली होती है ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए इस इवेंट में. इस ओलंपिक्स में मेडल विन करना एक अल्टीमेटली गोल आ जाता है हर एक एथलीट के लाइफ के लिए. ठीक है, इन दिस वर्ल्ड क्या पढ़ा हमने मैम, हमने ये पढ़ा कि जो ओलंपिक्स होता है हर 4 साल में एक बार होता है. ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे एथलीट्स आते हैं जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके ट्रेनिंग करी होती है. ठीक है, एंड ओलंपिक्स में मेडल पाना, विन करना, ठीक है, उनका एक अल्टीमेट गोल बन जाता है हर एक एथलीट का इस वर्ल्ड का. ठीक है, अब ये जो पोएम है, दिस इज अ पोएम. ठीक है, ये जो पोएम है ये एक स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में है. इन दीज ओलंपिक्स जो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए हु हैव सम प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ये जो ओलंपिक्स है बेटा ये एक स्पेशल ओलंपिक्स है. ठीक है, ये ओलंपिक्स का पार्ट है जो कि है स्पेशल ओलंपिक्स. ये आपके जो डिसेबल पीपल होते हैं, मतलब जिनके बॉडी में कोई किसी पार्ट में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए ये ओलंपिक्स होता है. ठीक है, अब इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट. अभी जो कंटेस्टेंट्स होते हैं इनको बहुत सारी प्रिपरेशन कराई जाती है, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो अपना 100% दे सके. ठीक है, इस ओलंपिक्स में जीतने के लिए एवरीवन सब चाहते हैं, हर एक एथलीट चाहता है कि यार मैं जीतूं एंड मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कराऊं. ठीक है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो भी एक्साइटेड रहते हैं एज कंटेस्टेंट्स. कंटेस्टेंट्स तो एक्साइटेड होते ही हैं बट साथ में जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने अरेंज कराया होता है ये, वो भी आपके एक्साइटेड रहते हैं. वो चीयर करते हैं एंड इनकरेज करते हैं कंटेस्टेंट्स को. क्लियर. Of all the events in Olympics, the 100-meter race is the most prestigious. अब भाई ओलंपिक्स में से जो सबसे प्रेस्टिजियस वाला इवेंट होता है ना, वो कौन सा पता है कौन सा होता है? 100-मीटर रेस. 100-मीटर रेस वाला जो रहता है ना आपका, ये ओलंपिक ये जो स्पोर्ट रहता है ये आपका मोस्ट प्रेस्टिजियस रहता है. ठीक है, The athlete who wins it, and वो एथलीट जो इसको जीतता है, जो इस रेस को जीतता है, उसको हम याद करते हैं एज द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. हम इनको क्या बोलते हैं? फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के नाम से हम उनको याद करते हैं. सो फॉर स्पेशल ओलंपिक्स mentioned in the poem, this is the final event, hence the most prestigious. स्पेशल इवेंट में बेटा ये वाला जो स्पोर्ट है ये आपका लास्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट रहेगा. ठीक है, जो 100 यार्ड रेस है इज अबाउट टू बिगिन. ये शुरू होने ही वाली थी. जो एथलीट्स हैं उन्होंने पोजीशन ले चुके थे अपने स्टार्टिंग ब्लॉक्स में. वो जैसे ही पिस्तौल फायर हुई, ठीक है, जैसे ही गन फायरिंग हुई तो वो सारे इमीडिएटली दे स्टार्टेड रनिंग, वो भागने लग गए. क्लियर. However, one of them is unable to run and falls on the track. उनमें से एक बेटा, उनमें से एक एथलीट ऐसा होता है जो कि भाग नहीं पाता ज्यादा, वो क्या हो जाता है? वो ट्रैक में गिर जाता है. अब ये जो एक्शन है, that action has begun and already one episode has taken place. Notice how 8 contestants are strong and run forward while the 9th who is the smallest falls down. अब भाई 9 contestants थे टोटल, उसमें से जो 8 के 8 थे वो तो काफी सही थे, वो भाग रहे थे. बाकी जो एक था बेटा वो काफी ज्यादा छोटा सा था, वो गिर गया बेचारा. ठीक है, वो गिर गया. While the 9th who is the smallest fall down. He cries out with the pain of disappointment. उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई यार, इतनी प्रैक्टिस करके इतनी प्रिपरेशन करके मैं ट्रैक में ही गिर गया. ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था. ठीक है, he has trained hard, उसने बहुत ट्रेनिंग हार्डली करी उसने, बट वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई कि वो अपना टैलेंट शो कर पाए बेटा. वो अपना टैलेंट शो कर पाए, वो अपना हार्डवर्क शो कर पाए, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि वो ट्रैक में ही गिर गया.
ठीक है। ऑल उसके जो सारे जो ड्रीम्स थे मेडल जीतने के वो सारे टूट गए एंड डिस्ट्रॉय हो गए। क्लियर? मेडल जीतने के जो सारे ड्रीम्स थे बेटा वो टूट गए एंड एकदम से डिस्ट्रॉय हो गए। अब समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, अब भाई उसी रेस के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होगी। क्या? नाउ लेट अस सी हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स फाइनली रन द रेस। ऑल द एथलीट्स हैड ड्रीम्ड ऑफ विनिंग द मेडल। अब भाई जो सारे एथलीट्स थे, 9 के 9 एथलीट जो भाग रहे थे, उन्होंने मेडल जीतने का ड्रीम किया था। ठीक है। हाउएवर वो ड्रीम भूल गए थे एंड वो क्या करने लग गए थे, क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ, दे फॉरगॉट देयर ड्रीम, दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प द बॉय टू हिज फीट। वो उस बॉय, वो जो स्मॉलेस्ट बॉय था जो गिर गया था, वो 9th प्लेयर, उसको वो हेल्प करने आ गए। ये अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है। ठीक है। देन ऑल द 9 कंटेस्टेंट वॉक हैंड इन हैंड टू द फिनिश लाइन, एंड बाकी जो सारे 9 के 9 कंटेस्टेंट वो हाथ में हाथ थामे हुए पूरे के पूरे रेस में भागते रहे। ठीक है। The audience was moved by the exemplary behavior of the contestant. It stood up and clapped. फिर वहां पे जो भी ऑडियंस थे वो इस एग्जाम्पल, मतलब इस चीज की एकदम एग्जाम्पल दे सकते हो आप किसी को, दिस स्पोर्ट्समैनशिप, इसकी वो एकदम वाहवाही करने लग गए। ठीक है। एंड उन्होंने वो खड़े हुए उसी टाइम एंड उन्होंने क्लैपिंग करी हर एक कंटेस्टेंट के लिए। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने थे? एक विनर के इंस्टेड देयर वर 9 विनर्स विद अस। ठीक है। एंड हर एक को गोल्ड मेडल दिया गया था उनके एक्शन की वजह से। अब सारे जो कंटेस्टेंट है उन्होंने एम्पैथी को डिस्प्ले करा। ठीक है। एंड उन्होंने काफी ज्यादा इस स्पेशल ओलंपिक्स को रियली वो उन्होंने स्पेशल बना दिया अपने इस एक्शन की वजह से। ठीक है। सिंपली स्टेटेड, एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप अपने आप को दूसरों के शूज में डालते हो, मतलब अपने आप को आप दूसरों के हेल्प के बेटा हेल्प करते हो। ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द 8 कंटेस्टेंट हैड डन। ठीक है। कि वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एम्पैथी तो करी कि अगर एक कंटेस्टेंट गिर गया तो वो उसको फोर्स कर रहे थे कि एक गिर गया तो क्या हुआ, एंड दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे हैड टू डू। वो 8 के 8 वहां चले गए उसको हेल्प करने। क्लियर? चलो अब हम स्टेप पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द रेस एंड हाउ, कौन जीता इस रेस को एंड कैसे। सो हु वॉन द रेस, ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स वॉन द रेस ऑफ 100 यार्ड। ठीक है। They reached the finish line all together. After one of the athletes stumbled and fell down at the start of the race, all other contestants stopped and went to his help. एक अगर कंटेस्टेंट गिर गया बेटा रेस स्टार्ट होने पे ही, तो बाकी जो सारे 8 के 8 कंटेस्टेंट थे वो क्या कर रहे थे, रुके एंड वो उस 9th कंटेस्टेंट को हेल्प करने चले गए। देन उन्होंने एक साथ अपनी रेस को कंप्लीट करी। वो सारे उनको सबको गोल्ड मेडल दिया गया। क्यों? बिकॉज दे शोड दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप बाय हेल्पिंग अ पार्टिसिपेंट हु वाज एट द रिस्क ऑफ लूजिंग द रेस। भाई वो रेस को लूज करने पे था, उसके जो डिस्ट्रॉय हो गए थे सपने, उसको स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया इन 8 कंटेस्टेंट ने उसकी हेल्प कर कर। क्वेश्चन 2 देखो, व्हाट डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड। क्या ये पोएम का जो टाइटल है 9 गोल्ड मेडल, क्या ये जस्टिफाइड कर रहा है इस पोएम को? यस ऑफ कोर्स, 9 गोल्ड मेडल इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पोएम। क्यों? क्योंकि हर एक 9 कंटेस्टेंट को गोल्ड मेडल मिला। आफ्टर वन ऑफ द कंटेस्टेंट फेल डाउन, अदर पार्टिसिपेंट्स स्टॉप रनिंग एंड केम टू हिज हेल्प, देन दे टुगेदर फिनिश द रेस एंड ऑल ऑफ देम वन गोल्ड मेडल। ठीक है, इन द रेस। तो ये जो आपका पोयम की जो टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स, ये एकदम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि भाई अगर एक बंदा गिर गया तो बाकी 8 कंटेस्टेंट्स रुके एंड उसकी हेल्प के लिए गए, एंड 9 के 9 कंटेस्टेंट्स अपना हाथ पकड़ के दे वेंट ऑल टुगेदर टू द फिनिश लाइन एंड दे वॉन द रेस। ठीक है, एंड पीपल्स हार्ट, ऑडियंस हार्ट। ठीक है, सो उन 9 के 9 कंटेस्टेंट्स को बेटा गोल्ड मेडल मिला। तो ये टाइटल जो है पोयम का एकदम जस्टिफाइड है। क्लियर? चलो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम। ठीक है, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ये है कि जो स्पोर्ट है ये सिर्फ मेडल्स जीतने के लिए नहीं होता। ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग द वैल्यूज ऑफ शेयरिंग, कोऑपरेशन, कॉम्पीटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो बताता है कि जो स्पोर्ट है बेटा सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, ये आपकी लर्निंग, शेयरिंग, कोऑपरेशन, कंपीटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग की वैल्यूज को सिखाता है। ठीक है, इन दिस पोएम जो कि है 9 गोल्ड मेडल्स, जो पोएट है उसने एम्पैथी का आइडिया हमें शो करा एंड ह्यूमन वैल्यूज को शो करा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंपटीशन की जो स्पिरिट बन जाती है बेटा, उसमें जो ये एम्पैथी की वैल्यू है, ये जो ह्यूमन वैल्यूज है, ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो कंटेस्टेंट होते हैं वो अपने डिजायर को छोड़कर वो उस कंटेस्टेंट की हेल्प करना है जो कि स्टार्टिंग रेस स्टार्ट होते ही गिर गया। देन वो सारे हैंड इन हैंड गए फिनिश लाइन तक, उन सबको गोल्ड मेडल्स मिले। ठीक है, उन सबको गोल्ड मेडल्स
मिले। समझ आया? तो सेंट्रल आइडिया पोएम का आपको आगे समझ आ गया होगा कि जो पोएट है वो इसमें यही नहीं बता रहा कि जो हमारी जो स्पोर्ट्स होती है वो सिर्फ विनिंग के लिए होती है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एम्पैथी को शो करने के लिए भी होती है बेटा। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो है इसका काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 12, जो कि है द इंडियन वीवर्स, जो कि एक पोएम है जो कि किसने लिखी है, सरोजिनी नायडू ने लिखी है। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब वीवर्स वीविंग क्लॉथ इन द अर्ली मॉर्निंग। शी आस्क्ड द वीवर व्हाई दे आर वीविंग अ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी पोएट है सरोजिनी नायडू वो वीवर्स को पूछती है कि तुम इतने, वो ना जो वीवर्स होते हैं वो काफी अर्ली मॉर्निंग में वीविंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड जो पोएट है वो क्या उनसे पूछते हैं, वो वीवर से ये पूछती है कि तुम एक ही पर्टिकुलर कलर की वीविंग क्यों कर रहे हो। They say that the cloth that they are weaving is the color of a helicon's wings. It is a beautiful blue because it will be used for making the clothes of a newly born child. तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो क्लोथ है, ठीक है, ये हम हेलिकॉन्स के विंग का कलर के क्लोथ को हम वीव कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर जो कि न्यू बॉर्न बेबीज जब होंगे तो उनको दिया जाएगा, उनको उसमें रैप किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये ब्लू कलर का यूज कर रहे हैं, इतने सुंदर कलर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? उसके बाद इन सेकेंड स्टैंजा जो पोएट है वो वीवर से पूछती है व्हाई दे आर वीविंग अ क्लॉथ लेट इन द इवनिंग, कि वो इतनी रात को क्यों वीविंग कर रहे हैं, वीवर्स जो है वो इतनी रात को इतनी लेट इवनिंग में क्यों वीविंग कर रहे हैं। शी आस्क्ड व्हाई इट इज सो ब्राइट एंड कलरफुल। The weavers tell her that the cloth is brightly and richly colored like the feathers of a peacock because they are weaving it for a queen। वो क्या बोलते हैं, जो वीवर्स हैं वो उससे पूछते हैं कि इसका आप जो वीव कर रहे हो उसका कलर इतना ब्राइट कैसे है, ठीक है, इतना कलरफुल कैसे है। तो वीवर्स क्या कहते हैं, वीवर्स कहते हैं कि जो क्लोथ है हम इसलिए इसको ब्राइटली एंड एकदम रिचली कलर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक फेदर ऑफ अ पिकॉक, हम उसकी तरह उसको कलर कर रहे हैं क्लोथ को। क्यों? क्योंकि इट गोना बी फॉर अ क्वीन। ठीक है, द क्वीन विल यूज दिस क्लोथ टू मेक हर मैरिज व्हील। ठीक है, मैरिज व्हील को बनाने के लिए, मैरिज के लिए द क्वीन विल यूज द क्लॉथ विच दे आर मेकिंग, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग दिस क्लॉथ लाइक अ पिकॉक, ब्राइट, शाइनी एंड कलरफुल। ठीक है, in the third stanza the poet asked the weaver what they are weaving late in the night। अब इतनी देर रात को तुम क्या वीविंग कर रहे हो, तुम क्या वीव कर रहे हो। ठीक है, जो वीवर्स क्या कहते हैं कि वीवर्स क्या बोलते हैं कि वो थिन वाइट क्लॉथ बना रहे हैं, वीव कर रहे हैं ताकि वो एक डेड बॉडी को कवर हो सके। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, लेट रात में वो कौन सी वीविंग कर रहे होते हैं, वो वाइट कलर के क्लॉथ का वीव कर रहे होते हैं जो कि थिन होता है कपड़ा। ठीक है, ताकि वो डेड बॉडी के लिए कवरिंग काइंड ऑफ बन जाए। समझ आया? 3 स्टैंजाज भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। चलो उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट कलर हैव बीन यूज्ड बाय द पोएटेस टू डिस्क्राइब वेरियस गारमेंट्स। ठीक है, देखो क्या है भाई, वेरियस गारमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से कलर यूज करे गए हैं पोएटेस ने। So the poetess has used blue as the color of robes for a newborn child। newborn child के लिए उन्होंने कौन सा कलर यूज किया है, ब्लू कलर यूज किया है। ठीक है, उन्होंने मैरिज व्हील को डिस्क्राइब किया है क्वीन एज पर्पल एंड ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन से डिस्क्राइब किया है मैरिज व्हील फॉर अ क्वीन वाले क्लोथ को। ठीक है, देन फॉर अ डेड बॉडीज, डेड मैन्स फ्यूनरल, डेड बॉडी, शी हैज एम्प्लॉयड दी व्हाइट कलर। उन्होंने डेड बॉडी के लिए व्हाइट कलर का इम्प्लीकेशन किया है इन पोएम में। क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द वीवर्स व्हाइल वीविंग द वेरियस क्लॉथ। वेरियस क्लॉथ को वीव करते हुए वीवर्स के अंदर क्या फीलिंग्स रहती है। ठीक है, व्हाट दे फील। So while weaving at the break of the day the weavers are in a gay joyful mood। ठीक है, fall of night। ठीक है, मतलब जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जो वीवर की फीलिंग्स है वो वेरियस क्लोथ्स को वीव करते हुए वीवर्स की क्या फीलिंग्स रहती है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो वाइल वीविंग जेट एट द ब्रेक ऑफ द डे, जो वीवर्स होते हैं वो काफी जॉयफुल मूड में होते हैं, विच इज ऑफ नाइट, दे आर इन ब्राइट एंड हैप्पी एंड कंटेंटेड मूड। ठीक है, डे ब्रेक में वो जॉयफुल मूड में होते हैं। ठीक है, अगर वही मैं रात की बात करूं, ठीक है, तो वो ब्राइट, हैप्पी एंड कंटेंटेड मून की तरह होते हैं, मतलब हैप्पी रहते हैं। हाउएवर एट मिडनाइट वो सॉरोफुल वर्क करते हैं। क्यों बेटा, मिडनाइट में वो सॉरोफुल क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि हमने देखा
कि लेट नाइट में वो एक डेड बॉडी के लिए क्लोथ बनाते हैं, वीव करते हैं, राइट, जो कि वाइट कलर का होता है, तो उसमें वो हैप्पीली थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें उनका मूड जो रहता है वो काफी ज्यादा सॉरोफुल रहता है एंड वो स्टिल होके अपना काम करते हैं। बाकी दोनों दिनों में जब वो क्वीन के लिए कपड़ा तैयार करते हैं, जब वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़ा तैयार करते हैं, वीव करते हैं, तो उनका मूड काफी ज्यादा जॉयफुल, हैप्पी सा रहता है, ठीक है। बट इन द मिडनाइट व्हेन दे वीव क्लोथ फॉर अ funeral for a man's dead body, so their mood used to be sorrowful, ठीक है, sorrowful एंड वो स्टिल होके काम करते हैं। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। How the poetess has described different garments to express the weaver's mood. उन्होंने weavers के mood को describe करने के लिए various garments कैसे use करे। देखो जो poetess है has described the garment for the newborn baby as gay. The marriage weaves for a youthful queen as bright, and the funeral shroud as white to signify eternal peace for a dead man. ठीक है, जो poetess है, ठीक है, पोएटेस ने न्यू बॉर्न बेबी के गारमेंट को एज अ गे बताया है, ठीक है। फिर एक मैरिज की व्हील को एक यूथफुल क्वीन की तरह बताया है, ठीक है, एज ब्राइट, एज अ यूथफुल क्वीन, एज अ गर्ल, एज अ क्वीन, ठीक है। सो एंड द फिंड्रल को व्हाइट कलर से बताया ताकि वो डेड मैन की पीस को बता सके, ठीक है, डेड मैन की पीस को बता सके। क्लियर? अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 13 क्या है? द लास्ट स्टोन मैसन, द लास्ट स्टोन मैसन, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में। So this is a story about a difference of opinion between an old man and his son and what happens as a result, ठीक है। ये एक स्टोरी है जिसमें ओपिनियंस का डिफरेंस बताया है बिटवीन अ ओल्ड मैन एंड हिज सन, ठीक है। एंड उसी का हम रिजल्टेंट पढ़ने वाले कि भाई दोनों का डिफरेंस है ओपिनियन, ठीक है भाई, डिफरेंस है दोनों के ओपिनियंस में, तो आगे जाके इनका क्या होगा। ओके चलो। द ओल्ड मैन मेक स्टैचू। अब जो ओल्ड मैन होता है बेटा वो स्टैचूज बनाता है, ठीक है, उसका जो पेशा होता है वो स्टैचू बनाने का होता है, ठीक है। ही इज अ स्कल्प्टर। क्या है उनका काम? ही इज अ स्कल्प्टर। ओल्ड मैन जो है एक स्कल्प्टर है, वो काफी ज्यादा पुअर है बट वो अपना काम बहुत पसंद करता है। वो काफी पुअर है बट वो अपना काम बहुत पसंद करता है, ठीक है। He believes that making statues of gods and goddess out of stone is like worshipping God because this is the work God wants him to do, ठीक है। क्या भाई? वो ऐसा सोचता है कि स्टोन में से गॉड या गॉडेस की मूर्ति बनाना इज लाइक उसको वर्शिप करना, एंड उसको ये लगता है कि गॉड यही चाहते हैं कि वो ये काम करे। समझ आया? स्टोन में से गॉड एंड गॉडेस की मूर्ति बनाना, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भाई एज आई एम वर्शिपिंग देम, ठीक है, मैं उनको पूज रहा हूँ, ठीक है, एंड भगवान भी चाह रहा है कि मैं ये काम करूं। समझ आया? चलो। ही मेक्स ईच स्टैचू लविंगली एंड पेशेंटली। वो हर एक स्टैचू को काफी ज्यादा प्यार से, काफी ज्यादा दिल से डिटरमाइन होके बनाता है एंड विद पेशेंस बनाता है, ठीक है, पेशेंस के साथ वो काम करता है। उसके बाद he wants his son to learn the same art and continue the family tradition. ओके सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इनका जो फैमिली ट्रेडिशन था बेटा वो स्कल्पचर का ही था, ठीक है, स्कल्पचर का ही था इनका फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है। तो वो जो है हर एक स्टैचू को काफी ज्यादा लविंगली एंड पेशेंटली होके बनाता था, ठीक है। और वो क्या चाहता था? वो अपने सन को, मतलब अपने बेटे को भी चाहता था कि वो भी इस कला को सीखे एंड हमारा जो फैमिली ट्रेडिशन है उसको सक्सीड करे, ठीक है, उसको सक्सीड करे। बट हिज सन थिंक्स दैट carving statues for temples by hand takes too long and does not help them earn much money. But अब उसके बेटे की थिंकिंग अलग है। बाप तो ये चाहता है कि मेरा बेटा इसी ट्रेडिशन में आ जाए, ठीक है, एंड हमारे फैमिली ट्रेडिशन को आगे जाके सक्सीड करे। बट बेटा क्या चाहता है? बेटा ये चाहता है कि भाई स्टैचूज को कार्व करने में आउट ऑफ स्टोन्स काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। टेम्पल्स के लिए जब हम स्टैचूज को कार्व करते हैं पापा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, हम उससे इनफ मनी भी नहीं अर्न कर पाते जितना हमारे लिविंग के लिए जरूरत होती है, ठीक है। He wants to make things that will be easier and faster to carve so that he will be able to make them in large number for rich tourists to buy. अब ये क्या चाहता है? इसका बेटा ये नहीं है कि कुछ करना ही नहीं चाहता, इसका बेटा ये करना चाहता है कि पापा मैं वो नहीं करना चाहता जो आप करते हो, मतलब स्टैचू बनाने में उसको लगता है कि काफी ज्यादा टाइम लगता है और उससे इतना मनी भी अर्न नहीं हो पाता। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि वो
फास्टर एंड इजियर बनने वाली चीजें बनाना चाहता है, ठीक है, जो कि जल्दी बन जाए एंड इजीली बन जाए, ताकि वो अब जल्दी और इजीली अगर कोई चीज बनेगी तो हम उसको और ज्यादा बनाएंगे ना, तो वो लार्ज क्वांटिटी में उन चीजों को बना सके एंड वो टूरिस्ट को सेल कर सके, ताकि उसको और पैसा बढ़ सके। समझ आया? उसको और पैसा उस चीज से मिल सके। इन दिस वे इट विल बी पॉसिबल टू अर्न मच मोर मनी। एंड इसी की वजह से कि भाई जो चीज बनाना फास्टर होगा, जल्दी होगा, जो चीज बनाना इजी होगा, वो चीज हम ज्यादा बनाएंगे एंड ज्यादा चीज बनेगी तो वो जल्दी जल्दी सेल होती रहेगी, उसी से हमें ज्यादा पैसा आएगा। क्लियर? तो इसी वे से हम ज्यादा मनी जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है, एंड हमारी जो पावर्टी है, हमारी जो गरीबी है, हम उसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। He says goodbye to his sad father and the family profession and leaves his home angrily. वो क्या करता है? वो अपने पापा को बाय बोलता है, अपने फैमिली प्रोफेशन को बाय बोलता है, एंड वो क्या करता है? वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हिज सन लीव्स होम, जब उनका जो बेटा है वो घर छोड़ के जाता है, द ओल्ड स्टोन मैसन इज सैड एंड अपसेट। जो ओल्ड उसके जो पापा है, जो कि ओल्ड स्टोन मैसन है, वो काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा ऐसे गुस्से में चला जाता है, ठीक है। सलीम, अब आती है सलीम की एंट्री। सलीम कौन है? सलीम एक यंग बॉय है जो कि उस ओल्ड स्टोन मैसन के लिए काम करता है, ठीक है। सलीम एक बॉय है हु वर्क्स फॉर हिम एंड उस ओल्ड मैन को बहुत बुरी स्टेट में देखता है वो उस टाइम, ठीक है। मतलब वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा सैड होता है ना उस टाइम जब उसका बेटा चले जाता है, तो तब सलीम उसको देखता है, ठीक है। बैड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड इमोशनली स्ट्रेस्ड आफ्टर हिज सन लीव्स होम। उसकी जो कंडीशन है, जो हेल्थ कंडीशन है, काफी ज्यादा उस ओल्ड मैन की खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, एंड वो काफी ज्यादा अपसेट रहते हैं क्योंकि उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया, ठीक है। तब उसको सलीम देखता है। The old man is tired and weak. अब ये जो बूढ़ा आदमी है बेटा, ये काफी ज्यादा थका होता है एंड काफी ज्यादा क्या रहता है, काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। He worries about how he will complete the statue without help from his son, even though he knows that his son is not a very good sculptor. जबकि हमारे पेरेंट्स को पता, मतलब अगर मान लो एक पेरेंट है, उनका बच्चा काफी थोड़ा सा पुअर एवरेज है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा वैसा है पढ़ने वढ़ने में, ठीक है, तब भी पेरेंट्स को उनसे उम्मीद रहती है कि ये बड़ा होके कुछ कर लेगा, ये हमारी हेल्प कर देगा बड़े होके, ठीक है, अचीव करेगा थिंग्स, ये सब उम्मीद तो रहती है ना, चाहे जितना भी वैसा हो, निकम्मा हो, है ना। तो सेम यहाँ पे भी बात करी गई है कि उसके पापा को पता है ये चीज कि मेरे बेटे को स्कल्पचर आता नहीं है, उसको स्कल्पचरिंग से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी वो ये कहता है कि मैं अब ये जो मुझे स्टैचू कंप्लीट करना है, मैं स्टैचू को कैसे कंप्लीट करूंगा विदाउट माई सन हेल्प। मेरा बेटा भी मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसके हेल्प के बिना कैसे करूंगा, जबकि मुझे पता है उसको स्कल्पचर आती नहीं है, उसको स्कल्पचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब सलीम क्या करता है? सलीम उस ओल्ड मैन का ध्यान रखता है, ठीक है, उसके लिए चाय लेकर आता है, ठीक है, खाना लेकर आता है, जो कि उसको स्ट्रेंथ देती है कि वो स्टैचू को अपने फिनिश कर पाए, ठीक है। अभी जो ओल्ड मैन है वो डे एंड नाइट विदाउट एनी रेस्ट वो काम करता रहता है। Even though he is extremely tired, he continues to work and finally early one morning he faint. क्या हो गया भाई? कुछ दिनों तक वो मतलब एकदम रेस्टलेस होके काम करता रहता है, डे एंड नाइट विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रेस्ट। वो काम करता रहता है, जबकि वो एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाता है तब भी वो काम करता रहता है, ठीक है। बट फाइनली एक मॉर्निंग में ऐसा होता है कि वो बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, ठीक है, ही फेंट्स। फिर जब वो ओल्ड मैन अपनी आईज को ओपन करता है तो वो अपने आप को देखता है कि वो एक बेड में है, वो उसको कुछ सुनाई देती है आवाजें, वो तो गिर जाता है, फिर वो उसको बेड पे शिफ्ट करता है ऑफ कोर्स, ठीक है, लेटाते हैं डॉक्टर वगैरह से, मे बी व्हाटएवर, ठीक है। फिर जब उसकी आंख खुलती है ना बेटा, आंख खुलती है तब वो क्या देखता है? उसको आवाजें सुनाई देती है। किस चीज की आवाजें? कार्विंग की आवाजें, ठीक है, कि जैसे कोई इंसान कार्व कर रहा हो यूजिंग अ हैमर। एंड थिंक दैट कि जो उसका सन है गोपाल, इस ओल्ड मैन का जो सन है उसका नाम है गोपाल, गोपाल वापस आ गया घर पे एंड वो मेरी स्टैचू बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। गोपाल हैज कम बैक होम। उसको ये लगता है कि जो गोपाल है अब वो उसको हेल्प कर पाएगा इस स्टैचू को कंप्लीट करने में, जो कि वो कार्व कर रहा था एंड वो फेंट हो गया। बट वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि गोपाल नहीं है, बट जो कार्व कर रहा है वो गोपाल है ही नहीं। वो कौन है? सलीम है, ठीक है, वो सलीम है जो वर्क कर रहा है उस स्टैचू में विद द यूज ऑफ हैमर, ठीक है। फिर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज उसने कभी भी सलीम को स्टैचूज बनाना नहीं सिखाया, बट तब भी सलीम डेडिकेटेड होके
काम कर रहा है, स्टैचू में कार्विंग कर रहा है। फिर सलीम जो है वो ओल्ड मैन की तरफ देखता है, ठीक है, वो ओल्ड मैन की तरफ देखता है और उसको एक्सप्लेन करता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा था, ठीक है, मैं कार्विंग को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था काफ़ी दिनों से खुद से, एंड मैं ये आपसे सीखना चाहता था, अगर आप मुझे सिखाओगे हाउ टू डू इट। वो पूछता है ऐसे। फिर जो ओल्ड मैन है वो फुल ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट आ जाती है उसको सलीम के ऊपर, ठीक है, सलीम के ऊपर उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है। फिर ओल्ड मैन रिकॉग्नाइज करता है सलीम का टैलेंट कि ये सलीम का टैलेंट है, ठीक है, एंड उसी के लिए वो वर्क हार्ड उसको करना पड़ेगा ताकि वो एक्सेल कर पाए, ठीक है। वो सलीम को बताता है कि देयर इज नथिंग दैट ही कैन टीच हिम, ही टेल सलीम दैट ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन्स इन इंडिया। सलीम को वो क्या कहते हैं कि मैं उसमें तुम्हें क्या ही सिखाऊं, तुम एक दिन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन बनोगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 14 में, जो कि है स्टीलिंग एंड अटोनमेंट। ओके, स्टीलिंग एंड अटोनमेंट। सो वी ऑफन इमिटेट पीपल वी एडमायर, कॉपी देयर हेयर स्टाइल्स। एक्चुअली ना ये महात्मा गांधी के ऊपर है, ठीक है, ये जो स्टोरी है ना स्टीलिंग एंड अटोनमेंट, ये महात्मा गांधी के ऊपर है। ओके चलो, सो वी ऑफन इमिटेट पीपल वी एडमायर, कॉपी देयर हेयर स्टाइल, way of dressing, manner of speaking और habit of film stars and friends and relatives is quite common, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों से इमिटेट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग्स का नेचर है कि हम जो है ना लोगों से इमिटेट हो जाते हैं, मतलब हम लोगों से ना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर टाइप हो जाते हैं, उनकी तरह करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम उनका हेयर स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं, उनकी वे ऑफ ड्रेसिंग कॉपी करना चाहते हैं, उनकी स्पीकिंग का मैनर, ठीक है, फिल्म स्टार्स की जैसे मान लो हैबिट्स हो गई, फ्रेंड्स के कॉपी करना, फैमिली रिलेटिव्स की कॉपी करना, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें करते हैं। गांधी वॉज अबाउट 12। अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है आपकी। जो गांधी जी हैं वो 12 साल के हैं, ठीक है। इसमें ही एंड हिज रिलेटिव इमिटेटेड एन अंकल हु स्मोक्ड। ये गांधी जी और उनके जो एक अंकल हैं वो एक अंकल से बेटा इमिटेट हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, ठीक है। दे थॉट इट वुड बी फन टू ब्लो आउट क्लाउड्स ऑफ स्मोक। उनको ये लगता था, गांधी जी भी उस टाइम 12 साल के ही थे, छोटे थे, उनको ये लगता था कि भाई ये कितना फन होता होगा कि हम स्मोक के क्लाउड्स ऐसे कर रहे हैं, हम स्मोक के क्लाउड्स कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, ब्लो आउट कर रहे हैं अपने मुंह से। दे पिक्ड अप सिगरेट स्टब्स एंड स्टोल मनी फ्रॉम द सर्वेंट्स सो दैट दे कैन कुड बाय सिगरेट। वो क्या करते थे, स्टब्स, बेटा जो मतलब बच्चे कुछ सिगरेट होते थे ना, जो मतलब किसी ने सिगरेट ब्लो करा, पिया, ठीक है, उसके बाद जो बाकी छोड़ा हुआ पार्ट होता है इतना सा, वो उसको कलेक्ट करते थे, वो स्टोल भी करते थे मनी फ्रॉम द सर्वेंट्स, ताकि वो क्या कर पाए, वो सिगरेट्स को बाय कर पाए। लाइक ऑल टीनेजर्स दे वांटेड इंडिपेंडेंस। सारे टीनेजर्स, हम जब टीनेज एज में आते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, राइट, सबके अंदर ही आती है फीलिंग। तो लाइक ऑल द टीनेजर्स, गांधी जी और उनके अंकल को भी, मतलब मेनली गांधी जी को भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, ठीक है, उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। They decided that life was not worth living because they had to seek permission from their elders for everything they did. उनको ये लगता था कि जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हर एक चीज़ों के लिए एल्डर्स की परमिशन लेनी होती थी, हर एक चीज़ के लिए जो भी वो करते थे, ठीक है। वो सीड्स लाए, दे गॉट सम सीड्स दैट दे बिलीव वर पॉइजनस। वो ऐसे कुछ सीड्स लाए जो कि बिलीव किया जाता था बेटा कि वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। गांधी टू मेड मिस्टेक्स when he was young but he realized his mistakes। अब गांधी जी ने भी मिस्टेक्स करी, ठीक है, ऑफ कोर्स उन्होंने मिस्टेक्स करी, उन्होंने पैसे चुराए, उन्होंने सिगरेट करने का चाहा, मतलब पीने का चाहा, ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने करी, ओके। तो उन्होंने भी मिस्टेक करी जब वो यंग थे, बट उनको अपनी मिस्टेक्स का रियलाइज हुआ, उन्होंने सुसाइड का भी थॉट हटा दिया। क्यों? क्योंकि भाई जब वो, मैम इसमें सुसाइड का कहाँ से आ गया, देखो बेटा, जब वो उनको ऐसा फील आता था कि लाइफ जो है ना यार वो वर्थ इट ही नहीं है, हर चीज के लिए हमें पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, ठीक है, तब उन्होंने क्या करा, तब वो एक पॉइजनस सीड्स ले आए, ठीक है, ताकि वो उसको इनटेक करके दे एडमिट अ सुसाइड, ठीक है। तो उन्होंने जो सुसाइड का ख्याल है वो अपने माइंड से हमेशा के लिए हटा दिया, एंड उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि वो कभी भी स्मोक एंड स्टील नहीं करेंगे। जब गांधी के जो एल्डर ब्रदर है वो फेल इनटू डेब्ट, ही टूक अ बिट ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आर्मलेट टू हेल्प द ब्रदर रिपे हिज डेब्ट, ठीक है। क्या करता है गांधी का जो एल्डर ब्रदर होता है वो एकदम सिन पे चले, मतलब एकदम वैसे चला जाता है, कर्जदार हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने ब्रदर के आमलेट का गोल्ड लेता है ताकि वो अपना जो डेब्ट है उसको रीपे कर पाए, ठीक है। लेटर
वो दोनों को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है, गांधी जी को भी काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है। क्यों? उनके स्टीलिंग के एक्ट से। उन्होंने पैसे चुराए थे अपने सर्वेंट से ताकि वो सिगरेट्स बाय कर सके, ठीक है। इस एक्ट से उनको काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है, ठीक है। ही रिपेंटेड फॉर हिज एक्शन एज ही नोज दैट ही हैड डन समथिंग रॉन्ग। एंड उनको ये जो एक्शन है, उनको पता था कि भाई मैंने इस एक्शन में, ये मेरा जो एक्शन है मैंने गलत करा है, ठीक है, एंड मुझे इसको रिपीट कभी नहीं करना चाहिए। एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब से कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। उनको काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील होता था एंड उनको अपने फादर को कन्फेस करने की चाह हो रही थी। हम कुछ भी गलत करते तो ऐसा लगता है ना, बस हम कन्फेस कर दे किसी को तो काफी ज्यादा मन हल्का हो जाता है, तो वही सेम उनके साथ भी हुआ, ठीक है। बट कुडंट गेट हिमसेल्फ टू फेस हिम, बट वो एकदम वो सोच नहीं सकता था कि मैं कैसे अपने आप को फेस कर लूंगा अपने पापा के सामने, ठीक है, उनका गुस्सा मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। ही ऑल्सो न्यू दैट हिज फादर वुड बी वेरी पेन्ड टू नो वॉट ही हैड डन। एंड उसको ये भी पता था कि अगर मैं अपने पापा को बोलूंगा कि मैंने क्या क्या करा तो मेरे पापा को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी, ठीक है, काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। गांधी did not want to hurt his father, but he could not bear to live with the guilt. वो अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहता था, बट वो इस गिल्ट के साथ भी नहीं जी सकता था। तो उसने क्या करा, उसने ये चीज अपने ब्रदर से कन्फेस करने का सोचा। फिर गांधी के अंदर करेज आया कन्फेस करने का, बिकॉज उसे पता था कि वो राइट चीज कर रहा है। राइट, जब हम कोई चीज सही करते हैं ना तो हमारे अंदर करेज अपने आप आ जाते हैं बेटा, कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो गांधी ने इसको एडमिट करा कि भाई उसने चोरी करी एंड उसने अपने लिए पनिशमेंट भी मांगी कि मैंने जो भी गलत करा है उसके लिए मुझे पनिशमेंट दो। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज फादर नॉट टू पनिश हिमसेल्फ फॉर द एक्ट एंड प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर स्टील अगेन। इवन उसने अपने पापा को भी रिक्वेस्ट करा कि भाई मेरे को पनिश करो, ठीक है, उनको पनिश करो। बट उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें पनिश मैं नहीं करूंगा, तुम्हें गिल्ट लगा वही इनफ है। गांधी जी को रियलाइज हुआ एंड उनको वो गिल्टी लगी काफी चीज, एंड फिर उन्होंने वो चीज भी बोली, एडमिट करी कि मैं आज से कभी भी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। सो व्हेन गांधी फादर रीड द लेटर, फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, गांधी ने अपने पापा के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपना सारा कन्फेस कर दिया था उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। तो वो अपने यंग सन को डांट नहीं पाए, बिकॉज वो जानते थे कि भाई इसकी जो ऑनेस्टी है एंड उनकी जो सिंसियरनेस है वो उस कन्फेशन के थ्रू उनको दिख गई, ठीक है। कन्फेशन ही नहीं करता बंदा जब वो ऑनेस्ट नहीं होता, ठीक है, अगर वो रियलाइज ही नहीं करता तो वो बंदा कभी भी कन्फेस करता ही नहीं, ठीक है। तो उसी ऑनेस्टी को देखकर उसके पापा ने उनको नहीं डांटा। गांधी के जो फादर है वो रोने लग गए एंड वो टीयरिंग ऑफ पेन नहीं थी बट ऑल्सो फॉर लव एंड फॉरगिवनेस थी, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द लेटर ही वाज श्योर दैट द मिस्टेक जो है वो फिर से रिपीट नहीं होगी, ठीक है, समझ आया। फिर गांधी भी रोने लग गए एंड उनको उस दिन से पता चला, उनका फर्स्ट लेसन जो था बेटा अहिंसा का, उनको उस दिन से पता लगा। विदाउट एनी फिजिकल वायलेंस और एंग्री वर्ड्स जो मैटर है वो एकदम सुलझ गया, ठीक है। गांधी को रियल मीनिंग पता चला अहिंसा का फ्रॉम हिज फादर पीसफुल रिएक्शन। अगर किसी और के पापा होते वो एकदम बेल्ट वेल्ट उठा के मारना शुरू करते थे, बट इनके पापा ने काफी ज्यादा पीसफुली सिचुएशन को हैंडल कर दिया, ठीक है। एंड उन्हीं से उनको गांधी जी को अहिंसा का लेसन मिला अपने पापा के थ्रू। चलो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के। सो व्हाट डिड गांधी जी एंड हिज रिलेटिव डू टुगेदर। गांधी जी और उसके रिलेटिव जो है वो मिलके क्या करा करते थे। तो गांधी जी और उनके जो रिलेटिव है वो स्मोकिंग के एकदम फॉन्ड बन चुके थे, ठीक है। वो काफी ज्यादा उनको काफी ज्यादा प्लेजरेबल लगता था कि वो कैसे क्लाउड्स निकालते हैं स्मोक के फ्रॉम देयर ओन माउथ्स। बोथ ऑफ देम हैड नो मनी, उन दोनों के पास ही मनी नहीं था, तो वो सिगरेट के स्टब्स को कलेक्ट करते थे। जो गांधी जी के अंकल सिगरेट पी पी के फेंका करते थे वो उनको कलेक्ट करते थे एंड वो सर्वेंट्स के पॉकेट मनी से वो पैसे भी चोरी करते थे, ठीक है, पैसे भी चोरी करते थे, क्लियर। तो वो दोनों ये चीज करते थे एक साथ। उसके बाद चलते हैं, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज रिलेटिव डिसाइड टू कमिट सुसाइड। अब भाई गांधी जी एंड उनके रिलेटिव ने सुसाइड कमिट करने का क्यों सोचा। देखो गांधी जी एंड जो उसके रिलेटिव हैं उसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं होता था एंड उस टाइम वो फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग भी हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ा, उनको मनी स्टील करना पड़ता था ताकि वो सिगरेट्स परचेज कर पाए। तो इसी इंडिपेंडेंस के लैक की वजह से उन्होंने उनको ये काफी ज्यादा डिस्कस्टेड चीज लगी एंड देयरफॉर दे डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। समझ आया। चलो राइट ब्रीफली अबाउट द 3 इंसिडेंट्स। ऐसे क्या 3 इंसिडेंट्स हुए जिनसे गांधी जी ने 3 लेसन लर्न करे, जैसे कि स्मोक नहीं करना चाहिए, स्टील नहीं करना चाहिए, अहिंसा की 3 लेसन
गांधी जी ने कौन से ऐसे 3 इंसिडेंट से सीखा? तो सबसे पहले गांधी जी बेड गुड बाय टू द थॉट ऑफ स्मोकिंग व्हेन ही डिसमिस्ड द थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। जब उन्होंने सुसाइड का थॉट बेटा अपने दिमाग से निकाल दिया ना, तो उन्होंने स्मोकिंग का थॉट भी अपने दिमाग से ऑटोमेटिकली निकाल दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली निकाल दिया। फिर गांधी जी क्लिप्ड अ बिट आउट ऑफ हिज ब्रदर आमलेट। उन्होंने इट वेड हैवी ऑन हिज माइंड एंड ही लेफ्ट स्टीलिंग। ठीक है, उन्होंने क्या करा, गांधी जी ने अपने ब्रदर के आमलेट को निकाला ताकि वो रीपे कर सके, एंड वो काफी ज्यादा उनके माइंड में हावी हो रहा था, तो फिर उन्होंने जो चोरी करना है वो छोड़ दिया। ठीक है, हिज फादर फॉरगिव, अहिंसा को उन्होंने किससे सीखा कि जो उनके फादर है उन्होंने उस कन्फेशन के थ्रू उनको एकदम फॉरगिव कर दिया, एंड उसी से उनको अहिंसा का लेसन मिला। ठीक है, चलो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, इट्स द पोएम। ठीक है, क्या है 16 लेसन 16 विच इज माई ओनली क्राई। ठीक है, माई ओनली क्राई पे चलते हैं। The child says that the children will have no future if the adult continue to produce deadly weapons, arms and ammunition, but humanity in serious danger। क्या चीज देखो भाई, जो चाइल्ड है वो चाइल्ड क्या कहता है कि हम जो बच्चे हैं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है जब तक अडल्ट जो होंगे वो डेडली वेपन्स निकालते रहेंगे, तब तक हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, जो ह्यूमैनिटी है वो हमारी जो ह्यूमैनिटी है हम लोगों की वो डेंजर में जा रही है। ठीक है, The poem talks of the fear and worries to which the adult pay no attention or which they simply dismiss with their lives। ये पोएम जो है ना, ये उन डर की बात है, ये फेयर्स की बात है। ठीक है, जो कि एंड वरी है वो बच्चों के लिए। क्यों बच्चों के लिए क्यों वरीड है? क्यों भाई? क्योंकि जो हमारे अडल्ट होते हैं बेटा, जो अडल्ट होते हैं वो कोई भी अटेंशन नहीं देते कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, बट वो झूठे वादे करने में लगे होते हैं। ये जो पोएम है ना, ये अडल्ट के झूठों वादों के लिए, जो वो झूठे वादे करते हैं, जो वो ऐसे डेडली वेपन्स फेंकते हैं जो कि सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हम ये करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, बट चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए वो काफी ज्यादा खराब है। ह्यूमैनिटी जो है वो हमारी डेंजर में है, एंड इसी वजह से जो पोएट है वो क्या हो रहा है, वो काफी ज्यादा वरीड हो रहा है अबाउट द चिल्ड्रन। क्लियर? उसके बाद द लाइज आर यूजुअली नो वी विल नॉट यूज आर्म्स अगेंस्ट एनीवन, द वर्ल्ड इज सेफ, देयर इज नो नीड टू वरी। लाइज क्या क्या होते हैं कि भाई हम अगेंस्ट किसी के भी अगेंस्ट नहीं होंगे, ये जो वर्ल्ड होएगा एकदम सेफ रहेगा, तुम लोगों को किसी भी चीज की वरी करने की नीड नहीं है। क्लियर? ये सारे वो झूठ बोलते हैं। द चाइल्ड डेस्परेटली रिपीट्स दैट द ग्रोन अप्स मस्ट स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, बट ही फाइंड्स दैट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। ठीक है, जो बच्चे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ग्रोन अप्स हैं, मतलब जो हमारे अडल्ट हैं, उनको ये सब चीजें करना छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना उनको छोड़ देना चाहिए, बट कोई उनकी नहीं सुनता। वो ये सब चीजें बोलते हैं अडल्ट से, बट कोई अडल्ट उनकी नहीं सुनता। ठीक है, the problem is that only the adult can build a better world, but it is adult who are destroying it। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि भाई इस वर्ल्ड को बना कौन रहे हैं? अडल्ट ही बना रहे हैं। ठीक है, अडल्ट ही इसको बना रहे हैं, बट अडल्ट ही जो है वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, अडल्ट ही इनको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, it does not make much difference when the children speak of peace, friendship and fellowship। It is the adult who should understand the importance of peace and friendship in the world। ठीक है, अब ये ज्यादा डिफरेंस नहीं बताता चिल्ड्रन के स्पीक ऑफ पीस में, फ्रेंडशिप में एंड फेलोशिप में। ठीक है, ये जो अडल्ट है इन्हीं को समझना चाहिए कि भाई पीस एंड फ्रेंडशिप का वर्ल्ड में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चाइल्ड है ये एकदम थक चुका है वेट कर करके कि अडल्ट जो है अपने प्रोमिसेस कब रखेंगे। ठीक है, जो अडल्ट है वो अपने प्रोमिसेस कब निभाएंगे, जो है चिल्ड्रन जो है वो वेट कर करके थक चुके हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो अडल्ट है वो फेक प्रोमिसेस करना बंद कर दे, तो कि जो कि वो करते ही नहीं है, वो प्रोमिसेस करना बंद कर दे, और अगर प्रॉमिस करते भी हैं तो उसको निभाए। ठीक है, ही कॉल्स अपॉन एवरीवन, जो चिल्ड्रन होते हैं एंड जो अडल्ट होते हैं वो प्रोटेस्ट में ज्वाइन होते हैं, इसी प्रोटेस्ट में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, एंड वो आर्म मेकर्स को भी आस्क रखते हैं ताकि वेपन्स को एंड वॉर्स वगैरह को करना बंद करते हैं। क्लियर? सो दिस वाज अ पोएम। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द चाइल्ड फील हेल्पलेस? चाइल्ड जो है वो हेल्पलेस फील क्यों करते हैं? चाइल्ड जो है हेल्पलेस फील क्यों करते हैं? जो चाइल्ड है वो इसलिए हेल्पलेस फील करता है बिकॉज
जो चिल्ड्रन है वो अलोन, अकेले तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उनको अडल्ट की नीड होती है, बट जो अडल्ट है वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो वर्ल्ड को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंस्टेड वो चिल्ड्रन को ही डिसीव करते हैं, चिल्ड्रन को ही डिस्करेज करते हैं, एंड उन्हीं को अपने झूठे वादों से वो बहला फुसला देते हैं। ठीक है, जो चाइल्ड इसलिए हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि जो चिल्ड्रन है बेटा वो सिचुएशन को अकेले चेंज नहीं कर सकते, उनको अडल्ट की नीड होती है। ठीक है, अडल्ट की उनको नीड होती है, वो रियलाइज नहीं करते कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंस्टेड वो बच्चों को डिस्करेज करते हैं विद देयर लाइव्स। ठीक है, नाउ स्टेट इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स द थीम ऑफ द पोएम, हाउ इज इट रिलेवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे। अब मुझे 50 to 60 वर्ड्स में स्टेट करना है इस पोएम की थीम, एंड वो एक मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, आज के लिए रिलेवेंट है कि नहीं। तो जो पोएम है ये डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को डेवलप करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताती है, फोकस करती है। वेपन्स जो होते हैं वो लाइफ को ही एलिमिनेट कर पाते हैं, वेपन्स वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो मतलब वेपन्स आर झूठे लाइफ। ठीक है, वेपन्स जो होते हैं वो वॉर को खड़ा कर देते हैं, एंड जो वॉर है वो अडल्ट से ही बनती है। अडल्ट को जो है वो वेपन्स बनाना स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, दे शुड मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी सेफ एंड पीसफुल स्पेस फॉर चिल्ड्रन। अडल्ट को जो है बेटा उनको इस वर्ल्ड को हैप्पी सेफ एंड पीसफुल प्लेस बनानी चाहिए बच्चों के लिए। ये जो पोएम है काफी ज्यादा रिलेवेंट है इस कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट के लिए। ठीक है, टुडे आज के टाइम में भी जो हमारी बहुत सारी कंट्रीज है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाती है। ठीक है, जिनका जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल रहता है काफी ज्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, अभी जो पोएम है ये एक रिमाइंडर है टू द वर्ल्ड ताकि वो इन डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को बनाना स्टॉप करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 19 में चलते हैं जो कि है अ प्रेयर फॉर हीलिंग। ठीक है, अ प्रेयर फॉर हीलिंग हमारा चैप्टर 19 है, ये भी आपका पोएम ही है। वी ऑल नीड एयर, वाटर, फूड टू लिव। हमें रहने के लिए हवा, पानी और खाने की नीड होती है बेटा। अब जो अर्थ होता है एंड उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमें सब कुछ देता है। हमारा जो अर्थ है एंड उसका एटमॉस्फेयर है वो हमें सब कुछ देता है। ठीक है, इफ वी वांट फ्रेश एयर एंड वाटर इन द फ्यूचर, हमें अर्थ की कदर करनी चाहिए। अगर हमें वही फ्रेश एयर एंड वही फ्रेश वाटर जो हमें अभी मिलती है अर्थ से, ठीक है, अगर हम वो चाहे कि हमें फ्यूचर में भी मिले तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अर्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो एयर अराउंड अस है, ठीक है, एंड द वाटर रिसोर्सेज बाय नॉट पोल्यूटिंग देम, हमें हमारा जो एयर है, हमारी जो लैंड है, हमारी जो वाटर रिसोर्सेज है, हमें इनको ना पोल्यूट करके आगे फ्यूचर के लिए हमें इन सबको कंजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड हमें उन लोगों को भी रोकना पड़ेगा जो कि ये चीजें करते हैं, जो कि चीजों को पोल्यूट करते हैं, हमें उन लोगों को भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, सो अर्थ इज आवर होम, अर्थ जो है हमारा ही घर है, एंड ऑल्सो बहुत सारे प्लांट, ट्रीज, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, इन सब का घर है अर्थ। ठीक है, अर्थ इन सब का घर है। व्हेन ट्रीज, जब ट्रीज कटते हैं, जब ट्रीज कट डाउन होते हैं एंड वाटर बॉडीज जो होती है वो पोल्यूट होती है, तो मेनी क्रिएचर्स बेटा अपना घर लूज कर देते हैं, अपना घर गवा देते हैं इन सब के कारण। ठीक है, बहुत सारे जो क्रिएचर्स होते हैं, जब हम प्लांट्स को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, सॉरी, वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना घर लूज कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्थ। कुछ स्पीशीज जो कि एनिमल के होते हैं या प्लांट के होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्यों? एंड सम आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारे एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बेटा, और या तो फिर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है, हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और उनको हमें केयर करके रखना चाहिए। जो फॉरेस्ट है वो हमारे अर्थ का ग्रीन कवर है, एंड हमें उनको भी देखना चाहिए। हमारा जो फॉरेस्ट है वो अर्थ का ग्रीन कवर है, एंड हमें उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, अब जो पोएट है ये सजेस्ट करता है दैट हमें मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम एक वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना पाए, ताकि नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल, बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो वहां पे अच्छे से रह सके, एंड हमें इस अर्थ को गुड कंडीशन में छोड़ना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। क्लियर? फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन हमें अपनी अर्थ को जो है अच्छे कंडीशन में बेटा छोड़ना चाहिए। क्लियर हुआ? ओके, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू द वर्ड या फ्रेजेस टू ब्रिंग टू न्यू लाइफ, टू रिस्टोर, टू रिफ्रेश, टू रीन्यू सजेस्ट, इनका क्या मतलब है? ये हमें सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी एयर है, वाटर है एंड फॉरेस्ट है, हमें उनको अपने ओल्ड कंडीशन में लेकर आना चाहिए। जैसे कि जो एयर है प्योर हुआ करती थी, जो वाटर है वो क्लीन हुआ करते थे, जो फॉरेस्ट है वो एकदम थिक हुआ करती थी, रिसोर्सेज ओवर यूज नहीं हुआ करते थे, एनिमल एंड बर्ड्स सेफ फील होते थे,
नेचुरल हैबिटेट में, एंड उनको ह्यूमन बींग्स हंट नहीं किया करते थे। तो इन्हीं चीजों को रिस्टोर करना ये सजेस्ट करता है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, What do you think the poet means by recreate the human community? ठीक है, आप इस फ्रेज से कि recreate the human community वाले फ्रेज से आप क्या समझते हो, पोएट क्या कहना चाह रहा है? इट मीन्स कि हमें ट्राई करना चाहिए ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर पाए जहाँ पे जो लोग हैं वो हार्मनी के साथ रहे, लव के साथ रहे एक साथ, एंड अपने सराउंडिंग में भी प्यार बना के रखे। ठीक है, जहाँ पे जस्टिस की वैल्यू की जाए, ऑल लिविंग थिंग्स जो क्या होते हैं, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, ह्यूमन बींग्स, इनको सबको रिस्पेक्ट दी जाए एंड उनकी केयर की जाए। ठीक है, वो एक ऐसा चाहते हैं कम्युनिटी। समझ आ रही है? अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इस पोएम का मेन आइडिया क्या है? ये जो हमारी पोएम है अ प्रेयर फॉर हीलिंग, ठीक है बेटा, इसके क्या मेन आइडिया है, इस पोएम का क्या मेन आइडिया है देखते हैं। तो ये जो पोएम है ये एक अपील है सबके लिए, ठीक है, टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग द अर्थ बैक टू इट्स ओल्ड हेल्दी स्टेट। ये जो पोयम है ये एक अपील है, ठीक है, ये एक अपील है सबसे कि वो एक साथ काम करके अपनी अर्थ को, अपनी मदर अर्थ को उनके पहले जैसे हेल्दी स्टेट में वापस लेकर आ सके। ठीक है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके एंड हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए गुड कंडीशन में छोड़ सके। ठीक है, यही है प्रेयर ऑफ हीलिंग का थीम। ठीक है, मेन आइडिया। हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा चैप्टर 22। चैप्टर 22 क्या है? द ट्रूथ, which is written by Barry Waite. Barry Waite. The title, which is the truth, suggests that truth is the greatest virtue. Being truthful is very important, but truth generally is bitter. ठीक है, अब जो हमारा टाइटल है, क्या टाइटल है? द ट्रूथ। इससे क्या हमें बताया है कि जो ट्रूथ है बेटा, जो सच है ना, ये सच है ना, बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हथियार है। जब आप ट्रूथफुल रहते हो, ट्रूथफुल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अपने लाइफ में ट्रूथफुल रहना बेटा, सच रहना, ठीक है, सच्चाई से रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ट्रूथ क्या होता है, कभी कभी जो ट्रूथ होता है ना बेटा, सच भी कभी कभी कड़वा होता है। ठीक है, सच भी कभी कभी कड़वा होता है। देयरफॉर if one has to speak the bitter truth, it should not be spoken in harsh and unpalatable words, for harsh and bitter words can deeply hurt the listener. अगर भाई तुम्हें सच बोलना ही है, कोई कोई होता है ना, लोग काफी मुंहफट होते हैं, तो वो लोग ये नहीं समझते कि भाई दूसरों को कैसा फील हो रहा होगा या कुछ है, वो बस बोलते रहते हैं सच बोल, और ऐसे बोलते मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ भाई, सच बोलने से तुम्हें वो लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बोलते हैं ना, बट लिसनर को काफी ज्यादा हर्ट होता है। तो इस लेसन में यही बोला है आपको कि क्या करना है, अगर आपको सच बोलना भी है तो डोंट यूज हार्श वर्ड्स का यूज ना करें। सच बोलो, ऑफ कोर्स, झूठ मत बोलो, सच बोलो, बट उस सच को हार्श वर्ड्स का यूज करके मत बोलो, ताकि लिसनर को डीपली हर्ट ना करे। ठीक है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। अगर आप कोई सच बोल रहे हो एंड वो सुनने वाले को काफी ज्यादा हर्ट कर गई, तो एक इम्पैक्ट छोड़ देता है बेटा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ देता है उसके दिल में। ठीक है, जो पेन होता है, जो कि एक अनप्लीजेंट वर्ड से रहता है, इज मच मोर अनबेरेबल एंड लास्टिंग देन अ फिजिकल इंजरी। एक फिजिकल इंजरी से भी अनबेरेबल पेन रहता है शब्दों का दर्द। ठीक है, जो शब्द, मान लो आपके ऊपर किसी ने इतना सब कुछ बोल दिया, ठीक है, एंड वो मान लो सच बोल रहे थे और उन्होंने इतना कुछ बोल दिया, तो वो जो वर्ड से हर्ट होता है ना, बातों से लोगों की जो हर्ट होता है, वो फिजिकल इंजरी से भी अनबेरेबल रहता है। ठीक है, जो पोएट है एक को सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम सच बोलो, बट एक माइल्ड एंड पोलाइट लैंग्वेज में सच बोलो। क्या? सच अगर आपको बोलना ही है तो यू शुड यूज अ माइल्ड एंड पोलाइट लैंग्वेज, ताकि जो सुनने वाले को है उसको भी हर्ट ना हो, उसको भी वो जो ट्रूथ है वो हार्श ना लगे। क्लियर? ठीक है, हार्श एंड इम्पोलाइट लैंग्वेज जो होती है वो ज्यादा हर्ट पहुंचाती है देन फिजिकल इंजरी। ठीक है, ट्रूथ इफ स्टेटेड इन हार्श वर्ड्स बिकम counterproductive, which is the purpose of stating something truthful is defeated. मतलब तुम उसको सुना रहे हो, सच नहीं बोल रहे, तुम उसको सुना रहे हो, तुम उसको गिल्टी फील करा रहे हो, तुम उसको डिफीट कर रहे हो, तुम उसको हरा रहे हो सच बोल के, ऐसा फीलिंग देता है। ठीक है, तो डोंट यूज हार्श वर्ड्स। फिजिकल इंजरी कॉज्ड बाय स्टिक और स्वॉर्ड गेट्स हील्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया आपको कि अगर स्वॉर्ड से भी आपको अगर किसी ने मारा हो, अगर फिजिकल इंजरी हुई हो आपकी, किसी ने आपको स्वॉर्ड से मारा हो, तो वो भी आपकी टाइम टू टाइम विद टाइम हील हो जाती है। ठीक है, बट मेंटली एंड इमोशनली जो दर्द होता है वो किससे पहुंचता है बेटा हमें? वो बिटर वर्ड से पहुंचता है। ठीक है, जो कि अपनों ने, मान लो किसी आपके अपने ने आपको ऐसे शब्द बोल दिए हो, एंड वो जो आपको हर्ट करेगा ना, वो एकदम
बहुत ज्यादा हर्ट करेगा एंड उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो रहेगा वो ओवर लास्टिंग रहेगा। अगर किसी ने हर्ट किया तो आप भूल थोड़ी सकते हो एक ही झटके में, नहीं ना, ओवर लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है इन सब चीजों का। तो हमें अपनी लैंग्वेज का माइंड रखना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज का देखना चाहिए कि आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अगर आप सच बोल रहे हो तो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें पहले सबसे पहले इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बताना है इन 50 to 60 वर्ड्स। तो इस पोएम का बेटा सेंट्रल आइडिया ये है कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स बेटा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, कि हमें इस पोएम में वर्ड्स का इम्पैक्ट बताया है कि एक के माइंड में, एक बंदे के माइंड में वर्ड्स का इम्पैक्ट बेटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, कितना ज्यादा पावरफुल रहता है। जो हार्श वर्ड्स होते हैं, जो अनकाइंड वर्ड्स होते हैं, वो काफी ज्यादा पेनफुल रहते हैं, दैट द वाउंड कॉज्ड बाय वेपन्स। चोटों से भी ज्यादा जो दर्दनाक होती है वो आपकी हार्श वर्ड्स होते हैं जो कि आपको किसी ने बोले हो। फिजिकल वाउंड्स भी आपके टाइम टू टाइम हील हो जाते हैं, बट जो इमोशनल इंजरी रहती है ना बेटा, जो दिल का इंजरी रहती है, जो इमोशनल इंजरी रहती है, वो आपकी लॉन्ग लास्ट रहती है। बिकॉज जो वर्ड्स होते हैं वो हमें हॉन्ट करते हैं, वो हमें घेर लेते हैं, कि हमें ओवर थिंकिंग में डाल देते हैं। ठीक है, एंड नेवर अलाउ अस टू बी एट पीस। एंड वो जो वर्ड्स होते हैं वो हमें कभी भी शांत नहीं रहने देते, हमारे आसपास घूमते रहते कि भाई उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है, वो मुझे ऐसा कैसा बोल सकता है ना। तो उस ओवर थिंकिंग के जाल में हमें फंसा देता है। ठीक है, एंड उससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। क्लियर? देखो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक द पोएट हैज टाइटल्ड दिस पोएम ट्रुथ। क्या आप सोचते हो कि भाई इस पोएम को पोएट ने क्या सोच के टाइटल दिया होगा, द ट्रूथ? क्या सोच के दिया होगा? देखो, बीइंग ट्रूथफुल इन आवर लाइव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि भाई ट्रूथफुल रहना हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम ट्रूथ को अगली वर्ड्स के साथ कन्वे करें तो वो एक पर्सन के दिल में काफी एक बड़ा स्कार छोड़ देता है बेटा, जो कि काफी ज्यादा पेनफुल रहता है। तो ट्रूथफुल होना इंपॉर्टेंट है, बट ट्रूथफुल के साथ काइंड होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से जो पोएट ने है इस पोएम को टाइटल दिया है द ट्रुथ। क्लियर? द ट्रुथ। अब हम चैप्टर 23 में बढ़ते हैं। चैप्टर 23 हमारा क्या है? द रिटर्न ऑफ द लाइन। द रिटर्न ऑफ द लाइन। चलो, ओके, सो ये एक ना प्ले है। ठीक है, ये एक प्ले है शिवाजी एंड उस मदर के बारे में। ठीक है, तो इट इज अ प्ले अबाउट शिवाजी एंड हिज मदर जीजाबाई। उसकी मदर का क्या नाम है? जीजाबाई है। ठीक है, जो who, in the absence of Shivaji, act as regent of the state. The reader gets to see how in this role he controls her emotions and acts with intelligence and wisdom. क्या होता है भाई? एक प्ले है शिवाजी एंड उसकी मदर जीजाबाई के बारे में। जीजाबाई जो होती है शिवाजी के एब्सेंस में कैसा एट अ रीजेंट, मतलब एज अ क्वीन वो एक्ट करती है। ठीक है, एंड वो कैसे, हम अगर पढ़ते हैं इस चैप्टर को, हम अगर समझते हैं इस चैप्टर को, तो हमें जीजाबाई का रोल पता चलेगा, उन्होंने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करा हमें वो पता चलेगा। ठीक है, एंड उन्होंने इंटेलिजेंस के साथ बेटा कैसे एक्ट करा हमें वो पता चलेगा। ठीक है, तो एक दिन जीजाबाई को एक लेटर रिसीव होता है औरंगाबाद से। ठीक है, जो क्या इन्फॉर्म करता है वो लेटर, उस जीजाबाई को ये इन्फॉर्म करता है कि जो शिवाजी है वो मर चुका है। उनको ये चीज बिलीव नहीं होती, जीजाबाई को ये चीज बिलीव नहीं होती कि जो उसका ब्रेव सन है, जो महाराष्ट्र का शेर है, वो किल हो चुका है, वो मर चुका है, उसको मार दिया गया है। वो ये चीज बिलीव नहीं कर पाती। ठीक है, कि उसका जो बेटा है, जो लायन है महाराष्ट्र का, वो किल हो चुका है, वो उसको मार दिया गया है। उसको पता है कि जो औरंगाबाद है उसको झूठ बोलने की आदत है। जीजाबाई को पता है जो औरंगजेब है उसको झूठ बोलने की आदत है। तो वो इस न्यूज को एज अ होक्स कंसिडर करती है, एक छलावा वो कंसिडर करती है इस न्यूज को। एंड वो मंत्री जी को बोलती है कि इस न्यूज को डिस्क्लोज करा जाए, जो भी डिसहर्टन पीपल है उनको ये चीज बताया जाए कि ये जो न्यूज है ये फेक है, ये जो न्यूज है ये सच नहीं है। क्लियर? When Mantriji tells her that there were signs of rising revolt and discontentment among the soldiers, she tells him how to satisfy them and their family to divert their attention and curb the simmering rebellion. ठीक है, जब मंत्री जी उनको बताते हैं कि जीजाबाई हमारे देश के साथ रिवोल्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस है सोल्जर्स के बीच में, तो जीजाबाई क्या कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि सोल्जर्स का माइंड कैसे डाइवर्ट करते हैं, उनको और उनके फैमिली को उनके नीड्स से सेटिस्फाई करो। ठीक है, उससे उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, उनका जो रेबेल करने का जो अटेंशन है वो हट जाएगा। ठीक है, उनका अटेंशन जो है रेबेल से हट जाएगा। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्ले, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द प्ले में क्या होता है,
जो जीजाबाई होती है ना वो 3 होली मैन को वेलकम करती है बेटा, जो कि नॉर्थ से आए होते हैं, नॉर्थ से आया होते हैं आपके 3 होली मैन, वो उनको वेलकम करती है। ठीक है, वो उनको शिवाजी के न्यूज देता है एंड हिज सन संभाजी हैव बीन अरेस्टेड बाय औरंगजेब। दे गिव हर द न्यूज दैट शिवाजी और उसका बेटा और उसका एक और बेटा, वो जो तीनों होली मैन है बेटा, वो क्या करते हैं, नॉर्थ से आते हैं। वो शिवाजी और उसका एक और जो बेटा है, क्या नाम है उसका, संभाजी। संभाजी का ये दोनों बेटों की, तुम्हारे दोनों बेटे शिवाजी एंड संभाजी दोनों ही औरंगजेब के अरेस्ट में है, औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करवा दिया है। ठीक है, फिर जीजाबाई उनकी ब्लेसिंग्स के लिए मांगती है। ठीक है, कि भाई आप हमें ब्लेसिंग्स दो, बट ओनली 2 उनको ब्लेसिंग देते हैं, जो थर्ड होता है वो उनके फीट में गिर जाता है। फिर जीजाबाई रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये शिवाजी है साधु की बेस पे। ठीक है, ये साधु की बेस में शिवाजी है। क्लियर। शिवाजी अनाउंसेस सेलिब्रेशन ऑन हिज सेफ रिटर्न। ठीक है, फिर जब वो वापस आ जाते हैं, उन 3 होली मैन जो नॉर्थ से आते हैं उनमें से 2 बोलते हैं तुम्हारे दोनों बेटे जो हैं वो औरंगजेब के कैदी है। ठीक है, और उन दोनों को फिर वो ब्लेसिंग मानती है कि आप तीनों मुझे ब्लेसिंग्स करे कि मेरे दोनों बेटे सही सलामत घर आ जाए, वापस मेरे पास आ जाए। ठीक है, बट उन दोनों में से सिर्फ 2 ही है जो ब्लेसिंग करते हैं, बट तीसरा वाला जो है वो उनके चरणों में आ जाता है। ठीक है, एंड जब वो उनके फीट में आता है तो उनको वो रियलाइज होता है अरे ये तो मेरा बेटा शिवाजी है, तो शिवाजी घर आ जाता है वापस। ठीक है, फिर शिवाजी क्या करते हैं, सेलिब्रेशन अनाउंस करते हैं कि भाई उसका सेफ रिटर्न हुआ, वो सेफली महाराष्ट्र वापस आ गया, तो उस चीज के लिए वो सेलिब्रेशन अनाउंस करता है। शिवाजी उसको ये भी बताता है कि उसको संभाजी के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी सेफ है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वो हमें भी ज्वाइन बाद में कर लेगा। एंड एज अ गुड लीडर वो पैनिक नहीं करा। ठीक है, उनको कोई भी डिस्टर्बिंग न्यूज सुन के जीजाबाई ने कुछ भी पैनिक नहीं करा, वो कूल रही एंड रिस्पॉन्सिबली एंड वाइसली उन्होंने सारी सिचुएशन हैंडल करी। क्लियर। अब जो गुड लीडर होता है उसको पता होता है कि भाई डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे हैंडल करा जाए। ठीक है, जैसे कि जीजाबाई ने मंत्री जी को बताया कि क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई जो सोल्डियर्स के बीच में कोई भी रेबल ना हो। ठीक है, जो इंटरेस्ट है उनकी वेलबींग का, जो स्टेट की वेलबींग का, वो हमेशा उनके माइंड में पता रहता है एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर कि क्या मेरे स्टेट के लिए अच्छा है क्या नहीं। ठीक है, चलो अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो व्हाई डिड जीजाबाई अग्री टू मीट द साधुस। जीजाबाई इसलिए साधुस को मिलने के लिए बेटा अग्री करती है कि वो तो इतनी बड़ी लीडर है उस स्टेट की। ठीक है, तो वो उन छोटे छोटे साधुओं से मिलने के लिए क्यों अग्री करती है, वो इसलिए अग्री करती है क्योंकि दे हैड कम फ्रॉम फार, वो काफी ज्यादा दूर से आए होते हैं एंड उनको लगता है कि वो कुछ न्यूज लेकर आए होंगे उनके बेटे के बारे में एंड शी वॉन्टेड देयर ब्लेसिंग्स। 3 रीजंस क्या थे, फर्स्ट वो काफी ज्यादा दूर से आए थे, सेकंड उसको लगा कि जो तीनों साधु थे वो काफी दूर से आए हैं तो वो कुछ ना कुछ न्यूज लेकर आए होंगे उनके बेटों के लिए, थर्ड चीज उनको उनकी ब्लेसिंग्स की नीड थी। ठीक है, इसलिए वो तीनों से मिली। ठीक है, वो तीनों साधु से मिली। एज रीजेंट हाउ डिड जीजाबाई टेक केयर ऑफ द मराठा सोल्जर्स। एज अ लीडर जीजाबाई ने मराठा सोल्जर्स की बेटा कैसे ख्याल रखा। सो एज अ रीजेंट इन शिवाजीज एब्सेंस, जो जीजाबाई है ना उसने जो भी मराठा सोल्जर्स है उनकी देखभाल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसने ले लिया, जीजाबाई ने ले लिया, क्योंकि उनका बेटा एब्सेंस उस टाइम था नहीं। ठीक है, तो उन्होंने उनकी पे को इंक्रीज कर दिया था, उनकी मंथली राशन को इंक्रीज कर दिया था, उनके प्राइवेट फाइनेंसेस भी इंक्रीज कर दिए थे, उन्होंने गिफ्ट भेजे थे, स्वीट्स भेजे थे उनकी फैमिली में। ठीक है, वो चाहती थी जो सोल्जर्स हैं वो रूलर के एब्सेंस में कोई भी झगड़ा ना करे। ठीक है, इसलिए उसने ये सारी चीजें करी ताकि उनका ध्यान भटके, वो खुश रहे, ताकि वो इन सब चीजों से उनका ध्यान जो है वो भटका रहे। समझ आई। Why do you think शिवाजी was in disgrace when he came to meet his mother? ठीक है, शिवाजी जो थे वो क्यों डिस्ग्रेस हो रखे थे, मतलब वो क्यों साधु के रूप में आए थे मिलने के लिए, मतलब अपने मदर से मिलने के लिए आगरा से ट्रेवल करके वो अपने मम्मा के लिए मिलने आया था। ठीक है, ताकि उसको कोई फिर से रिकैप्चर ना कर सके एंड बिकॉज वो चाहता था कि वो सेफली अपने किंगडम में चला जाए, इसलिए वो डिस्ग्रेस होकर आया था, साधु के रूप में आया था बेटा अपनी मम्मा से मिलने के लिए। ठीक है, उसके बाद वी हैव चैप्टर 24। ओके, वी हैव चैप्टर 24 विच इज कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर। ठीक है, कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर, तो ये भी एक स्टोरी है। ठीक है, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट कैटल रेयरिंग फार्मर्स ऑफ गुजरात एंड हाउ their fate changed. The farmers were hardworking, but despite this, they remained very poor. ये एक स्टोरी है कैटल रेयरिंग फार्मर्स की, मतलब जो कैटल रेयर करते हैं गुजरात के फार्मर्स की स्टोरी है ये। ठीक है, जिनकी जिंदगी एकदम बदल सी गई। जो फार्मर्स थे वहां के काफी ज्यादा हार्डवर्किंग थे, बट वो तब भी काफी ज्यादा गरीब थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो एक लीडर रहे फ्रीडम मूवमेंट के, एंड वो कुछ करना चाहते थे इन फार्मर्स की लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, त्रिभुवन दास को अपॉइंट कर दिया ताकि वो वेज फाइंड कर पाए कि हम कैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं। त्रिभुवन दास को रियलाइज हुआ कि दैट जो मिडल मैन है इनका, वो इन पुअर फार्मर्स की मेहनत को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। वो प्रॉफिट का शेयर काफी ज्यादा अपने साथ ले जा रहा है, ठीक है, अपने साथ ले जा रहा है। उन्होंने डिसाइड किया जो फार्मर्स एंड फॉर्म अ कोऑपरेटिव, उन्होंने फार्मर्स को ही कोऑपरेटिव बनाने की ठानी। इन दिस वे वो डायरेक्टली अपना जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, बटर है, घी है, कर्ड है, बटर मिल्क है, वो इनको डायरेक्टली सेल कर सके, तो कोई भी बीच का मिडल मैन बेटा उनके प्रॉफिट को एलिमिनेट उनसे नहीं कर पाएगा, उनका कोई भी प्रॉफिट छीन नहीं पाएगा, ठीक है। द आइडिया वर्कड वेल, एंड यही जो आइडिया है बेटा वो काफी ज्यादा अच्छे से वर्क हुआ, बट सोन उन्होंने काफी अदर प्रॉब्लम भी झेली, फेस करी। क्या वो कंपीट नहीं कर पाए एक वेल एस्टैब्लिश ब्रिटिश डेयरी मुंबई के साथ। ब्रिटिश डेयरी ऑलरेडी थी मुंबई में, तो वो उसके साथ बेटा कंपीट नहीं कर पाए, ठीक है। अब सबके गुड लक्स होते हैं, तो इस टाइम वर्गीज क्यूरियन एक यंग इंजीनियर है जो कि अमेरिका से ट्रेंड हुए, उन्होंने इसको ज्वाइन करा। क्या सबका गुड लक आता है यार, सबका टाइम आता है, ठीक है। तो अब इनका भी टाइम आ गया था। क्या एक अमेरिकन इंजीनियर थे जो कि अमेरिकन में ट्रेंड हुए थे, ठीक है, उनका क्या नाम है, क्यूरी, ठीक है। वो एक यंग इंजीनियर है जो कि अमेरिकन ट्रेंड थे, उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, त्रिभुवन दास को ज्वाइन कर लिया, एंड इस असाइनमेंट को उन्होंने अग्री करा, ठीक है, कि मैं इस असाइनमेंट में एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो उन्होंने एक मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करा ताकि हम मिल्क की पैकेजिंग वगैरह एंड प्रोसेसिंग अच्छे से कर सके। एंड इसी एफर्ट्स के लिए जो अमूल डेयरी है, इस डेयरी का क्या नाम बन गया, अमूल डेयरी। अभी जो आपकी अमूल डेयरी है ये अभी क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है इंडिया का, ठीक है। आपकी जो अमूल डेयरी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है आपके इंडिया का, एंड इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री भी बनाती है वर्ल्ड का अमूल डेयरी, ठीक है। एंड ये जो लेसन है हमें टीच करता है कि ग्रेट वैल्यू जब हम कलेक्टिवली बेटा एंड कोलैबोरेटली वर्क करें एक साथ मिलके, तो कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय कम्युनिटीज देमसेल्फ। हाँ, सारी प्रॉब्लम्स हम एक साथ मिलकर ठीक कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का हम एक साथ मिलकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। Sciences and technology, if used effectively, can transform our lives, eliminate poverty, and usher in growth and development. जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिलके बेटा अच्छे से यूज कर पाए अपनी लाइफ में, तो हम गरीबी मिटा सकेंगे, हम अपनी जिंदगी को बदल सकेंगे, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। समझ आया? चलो अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दिस लेसन यू रीड अबाउट हाउ एंड व्हाई द अमूल कोऑपरेटिव डेयरी वाज सेट अप एंड हाउ इट वर्क्स। व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑन व्हिच दिस कोऑपरेटिव इज बेस्ड। ये जो कोऑपरेटिव है ये किस मेन आइडियाज पे बेस्ड थी बेटा। देखो ये जो अमूल कोऑपरेटिव है ये काफी ज्यादा कॉमन एम के साथ बनी थी। जो मेंबर्स थे इस कोऑपरेटिव के वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते थे एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। अब इस कोऑपरेटिव की जो प्रॉफिट्स है वो हर एक मेंबर में बेटा इक्वली शेयर्ड होता है, ठीक है। अब ये जो कोऑपरेटिव है ये प्रॉफिट बनाता है ताकि उस मेंबर को बेटर प्राइस मिले, ठीक है, प्रोडक्ट का हर एक मेंबर को। द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव अग्री नॉट टू सेल टू मिडलमैन। अब इसके जो होते हैं ना, इसके जो कोऑपरेटिव अमूल के जो कोऑपरेटिव मेंबर्स है वो मिडलमैन में बेटा नहीं वो करते, वो सीधा सीधा सेल करते हैं, डायरेक्टली सेल करते हैं वो कंज्यूमर्स में अपना प्रोडक्ट। जो कोऑपरेटिव है वो अभी भी यूनाइटेड रहती है अंडर कोऑपरेटिव। जो कोऑपरेटिव है हमारा अमूल डेयरी ये अभी भी बेटा यूनाइटेड हो रखा है कोऑपरेटिव मेंबर्स के साथ, ठीक है। ये अभी भी यूनाइटेड है, वो मिडलमैन में छोड़ते ही नहीं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, एंड हर एक प्रॉफिट जो है हर एक मेंबर को बेटा इक्वली शेयर किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअली कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं छापता, सब मिलकर, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल्स ड्रीम, हु रियलाइज्ड इट फाइनली। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम था क्या एक्चुअली में, एंड उसको किसने रियलाइज करा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम था कि भाई वो कैटल रेयरिंग फार्मर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो मिडिल मैन उनका प्रॉफिट खा जा रहा है ना, उस चीज को वो बंद कर सके, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई गरीबी जो फार्मर्स के में जो गरीबी है, फार्मर्स इतने हार्ड वर्किंग होते हैं बट फिर भी गरीब रह जाते हैं, नॉट फेयर ना।
ऑफ कोर्स नॉट फेयर। तो इसी गरीबी को हटाने का उनका सपना था, एंड फॉर दैट उन्होंने एम कर लिया था कि वो फार्मर्स को ऑल टुगेदर लाके वो एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, ठीक है, एंड वो उनको एक इनकम देगी अच्छा खासा, ठीक है। फिर डॉक्टर एफ वर्गीस क्यूरिन ने ये जो ड्रीम है रियलाइज करा था, ठीक है। इवेंचुअली डॉक्टर एफ वर्गीस क्यूरिन ने उनका ये जो ड्रीम है ये रियलाइज करा था। समझ आया? हाउ वॉज डॉक्टर क्यूरिन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग द फार्मर्स मॉनेटरी कंडीशन? ठीक है, अब जो कैटल ओनिंग फार्मर्स थे वो एक साथ लाए गए, ठीक है, जब उन्होंने अमूल कोऑपरेटिव ज्वाइन करा। फिर जो डॉक्टर क्यूरिन थे उन्होंने अमूल डेयरी की सेटअप करी। उन्होंने इंश्योर करा जो फार्मर्स हो उनको हायर प्राइसेस मिले मिल्क के लिए, ठीक है, और उन्होंने ये भी इंश्योर करा जो कैटल ओनिंग फार्मर है उनको प्रॉफिट का शेयर मिले मेड बाय द डेयरी। दस ही was instrumental in improving the monetary condition of farmer। इन्हीं वजह से वो क्या, इन्हीं वेज के वजह से वो मॉनेटरी इनकम को, कंडीशन को फार्मर्स की क्या कर रहे थे, इंप्रूव कर रहे थे। क्या क्या करके बेटा? फर्स्ट उन्होंने क्या करा, अमूल कोऑपरेटिव को ज्वाइन करा। सेकंड चीज उन्होंने अमूल डेयरी का सेटअप करा। थर्ड चीज उन्होंने फार्मर्स को हायर प्राइस दिलाया मिल्क के लिए। फोर्थ चीज जो कैटल ओनिंग फार्मर्स है उनको डेयरी के साथ बेटा जो प्रॉफिट बनता है उनको वो भी दिलवाया। क्लियर? तो इन्हीं से फार्मर्स के मॉनेटरी कंडीशंस ठीक करी बेटा, इंप्रूव करी इन्होंने, डॉक्टर क्यूरिन ने। क्लियर? उसके बाद हमारा चैप्टर 26 जो कि आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करते हैं, चैप्टर के बारे में। सो इट इज अ बायोग्राफिकल स्केच है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है, जो कि एक फेमस शहनाई मास्ट्रो है, ठीक है। वो शहनाई को लाइमलाइट में लेकर आए एंड उन्होंने एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट बनाया शहनाई को, ठीक है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट बनाया किसको? शहनाई को, ठीक है। उन्होंने म्यूजिक में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करा, ठीक है, एंड वो टॉप 4 सिविलियन नेशनल अवार्ड्स भी उनको मिले एंड उनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले बेटा, ठीक है। इसी कला की वजह से उनको ये सब रिसीव हुआ। नाउ रमारुद्दीन बिस्मिल्लाह खान दमराव में जन्मे थे बेटा। 21 मार्च 1916 में वो बॉर्न हुए थे एंड उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी। उनके जो फादर थे वो भी महाराजा, दमराव के जो महाराजा थे उनके कोर्ट में ही वो म्यूजिशियन। एट द एज ऑफ 6 वो वाराणसी मूव हो गए। उनके जो मैटरनल अंकल थे अली बख्श, वो ऑफिशियल शहनाई प्लेयर थे विश्वनाथ टेम्पल में। बनारस में एक फेमस टेम्पल है बेटा विश्वनाथ टेम्पल, वहां के ऑफिशियल शहनाई प्लेयर कौन थे? इनके मैटरनल अंकल अली बख्श, ठीक है। अली बख्श ने बिस्मिल्लाह खान को नोटिस करा कि यार इसका ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है शहनाई में, तो वो क्या बन गए? उसके ट्यूटर बन गए। जो बिस्मिल्लाह खान है वो एक डिवोटेड लर्नर बन गए, ठीक है। वो बहुत हार्ड वर्क करते थे एंड प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई को बजाने की एट बालाजी घाट फॉर आवर्स टुगेदर। बालाजी घाट पे वो बहुत सारे घंटों के लिए वो शहनाई को बजाते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे बेटा, ठीक है। एंड फ्लोइंग वाटर, गंगा की जो बेटा फ्लोइंग वाटर की फ्लो ने उसको काफी ज्यादा इंस्पायर करा था एंड उन्होंने बहुत सारे रागास को भी इन्वेंट करा था, ठीक है। एंड सो फार रेंज ऑफ शहनाई में बहुत सारे रागास जो थे भी नहीं वो रागास उन्होंने इन्वेंट कर दिए थे बिस्मिल्लाह खान ने, ठीक है। नाउ ही कंसिडर्ड म्यूजिक बियॉन्ड कास्ट, वो कास्ट के बियॉन्ड रखते थे म्यूजिक को कि भाई म्यूजिक का कोई कास्ट नहीं होता, ठीक है। म्यूजिक जो है एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को सपोर्ट करती है एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बांध के रखती है। उसको ये सिटी बहुत ज्यादा पसंद थी एंड उसको अपनी मदरलैंड बहुत ज्यादा पसंद थी। उसको यूएसए का ऑफर आया था कि तुम परमानेंटली सेटल हो सकते हो यूएसए में, उसने वो भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ही लव्ड हिज मदरलैंड सो मच कि उसने वो भी चीज ही रिजेक्ट कर दी, ठीक है। उसने इंडिया में ही परफॉर्म नहीं करा बट बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज में भी उन्होंने परफॉर्म करा, ठीक है, एंड बहुत सारे इंटरनेशनल क्लेम भी उन्होंने सीखे, ठीक है। उसके बाद वो एक ट्रू आर्टिस्ट थे, उन्होंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करा, उन्होंने कभी भी पैसों के लिए बेटा कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। और अपना नाम और फेम कमाने के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। वो एक ट्रू आर्टिस्ट थे। वो 90 की एज में मर गए ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट के कारण वो उनकी डेथ हो गई 90 के एज में एंड उनको वाराणसी में ही दफनाया गया विद हिज बिलव्ड शहनाई। उनको शहनाई से अपने इतना प्यार था कि शहनाई के साथ ही उनको दफनाया गया। क्लियर? एंड वाराणसी में। यही था आपका स्टोरी, ठीक है, इजी सी थी काफी। चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है?
हु वॉज बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान था कौन एंड वो क्यों फेमस थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन म्यूजिकल म्यूजिशियन थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे, ठीक है। उन्होंने मास्टरी कर ली थी बेटा शहनाई में एंड वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे वर्ल्ड में पूरे, ओके। एंड वो काफी ज्यादा फेमस थे क्यों? क्योंकि उनका जो था काफी रेयर ऑनर उनको मिले थे, ठीक है। सारे टॉप 4 सिविलियन अवार्ड्स एंड भारत रत्न भी उनको मिला गया था एंड इसी चीज के लिए वो काफी ज्यादा फेमस थे। समझ आया? क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान मीन व्हेन ही सेड म्यूजिक हैज नो कास्ट? जब उन्होंने बोला म्यूजिक हैज नो कास्ट, इससे उनका मतलब क्या था? देखो, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बोला कि म्यूजिक हैज नो कास्ट, वो ये बताना चाहते थे कि जो म्यूजिक है उसका कोई भी कास्ट का बैरियर नहीं होता बेटा। म्यूजिक में कोई भी कास्ट का बैरियर नहीं होता, कोई भी रिलीजन का बैरियर नहीं होता, ठीक है। म्यूजिक जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। वो कभी भी कास्ट और रिलीजन का नहीं सोचती। जो म्यूजिशियन है जब वो अपनी म्यूजिक एंजॉय करता है, दैट्स इट। म्यूजिशियन जो है वो अपना म्यूजिक एंजॉय करता है, बस वो लोगों के लिए गाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सूफी म्यूजिक एंड भक्ति संगीत इज संग एंड एंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस। सूफी म्यूजिक को भी देखो, सूफी म्यूजिक ये नहीं है सिर्फ मुस्लिम लोग एंजॉय करते हैं, सारे कास्ट के लोग सूफी म्यूजिक एंजॉय करते हैं। वही अगर मैं भक्ति संगीत की बात करूं तो ये नहीं सिर्फ हिंदू लोग ही उसको एंजॉय करते हैं, मुस्लिम लोग भी गाते हैं, मुस्लिम लोग भी एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक है, कोई भी कास्ट नहीं है म्यूजिक की। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर 27 विच इज द पैरट हु वुडंट टॉक। द पैरट हु वुडंट टॉक, ठीक है। आंट रूबी वाला चैप्टर है ना? हाँ जी, एकदम आंट रूबी वाला ही चैप्टर है ये। देखो, इट इज अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी। ये काफी ज्यादा फनी काइंड ऑफ है एंड काफी ज्यादा शॉर्ट स्टोरी है ये, ठीक है, जो कि है अबाउट अ पैरट जो कि आंट रूबी रखती है, ठीक है। अब ये जो आंट है एक पैरट लेके आती है एंड वो अपने एक ऑर्नामेंटल केज में उस पैरट को रखती है, ठीक है। उस पैरट को वो एक ऑर्नामेंटल केज में रखती है। वो काफी ज्यादा कोशिश करती है कि वो पैरट को बोलना सिखा पाए, बट वो पैरट बोलता ही नहीं है। इनफैक्ट जो पैरट होता है वो आंट को पसंद नहीं करता, शुरू से वो आंट रूबी को पसंद नहीं करता, ठीक है। एक दिन आंटी जो आंट रूबी है वो पैरट से एक किस के लिए मांगती है कि भाई, शी आस्क्स द पैरट फॉर अ किस, पुट हर फेस क्लोज टू द केज। वो केज की तरफ अपना जो फेस है वो क्लोज करते ताकि पैरट उसको किस कर पाए, बट जो पैरट है वो गुस्से में आता है एंड उसको अपनी चोंच से लॉक कर देता है, ठीक है। और वो स्पेक्स ऑफ हर नोज, वो नोज से उनका जो स्पेक्स है वो गिरा देता है। वो उसको काफी ज्यादा, जो आंट रूबी है उनको काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है इस एक्शन की वजह से, उनको काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है, ठीक है। तो वो उसको फीडिंग कराना बंद कर देती है, ठीक है। जो पैरट है वो मुंह बनाना स्टार्ट कर देता है एंड नास्टी थिंग्स बोलने लग जाता है, ठीक है। वो जो है ह्यूमिलेटेड फील करते हैं इसलिए वो उसको फीड कराना बंद कर देती है, बट पैरट क्या होता है, पैरट उसके सामने मुंह बनाने लग जाता है एंड उसको बहुत गंदी गंदी चीजें बोलता है, नास्टी चीजें बोलता है, ठीक है। देखो, जो ऑथर है who was then 10 years old was given the duty to feed the parrot, ठीक है। अब जो ऑथर है who has then 10 years old, उनको ड्यूटी दी गई थी पैरट को फीड कराने के लिए। he lovingly executed his duty, the parrot seemed to like him, ठीक है। अब जो ऑथर है, ऑथर ने एक 10 साल के बच्चे को क्या दिया कि तुम फीड कराओ इसको, ठीक है। तो फिर वो फीड कराता था, वो अपने ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाता था एंड उसको ये भी लगता था कि जो पैरट है वो उसको लाइक करता है, उसको पसंद करता है, ठीक है। तो एक दिन उसने डेलिबरेटली केज का जो डोर है बेटा उसको ओपन छोड़ दिया, ठीक है। उसको ओपन छोड़ दिया, जो पैरट है वो बाहर फ्लू हो गई, जो पैरट है वो उड़ गई, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज वो विजिट करती रहती थी, ठीक है। एंड अपना फेवरेट फूड जो कि होता था चिलीज एंड मैंगोज, वो ऑथर से मांगा करती थी, ठीक है। Whenever it happened to see Aunt Ruby, it would repeat the same nasty things to which she used to utter. This made Aunt Ruby feel embarrassed. And जब भी वो आता था, जब मिलने के लिए कभी कभार, एंड वो चिलीज एंड मैंगोज मांगता था तो वो बच्चा देता था उसको, बट अगर कभी भी गलती से वो आंट रूबी को देख लेता था तो वो आंट रूबी को वही नास्टी थिंग्स बोलने लग जाता था, जिससे आंट रूबी को काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हुआ करता था, ठीक है। The author humorously conveys the message that even pets, जो कि birds होते हैं, वो भी हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर हम उनको प्यार देंगे, हम उनको प्यार शो करेंगे तो वो भी हमें प्यार देंगे, बट इफ वी नर्स नेगेटिव फीलिंग्स दे रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। अगर हम भी उनको प्यार देंगे इन अ पॉजिटिव वे, वो भी हमें प्यार देंगे इन अ पॉजिटिव वे, बट वही अगर हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स रहेगी उनके प्रति तो वो भी हमें सेम नेगेटिव फीलिंग देंगे, जैसे कि सेम या आंट रूबी के साथ हो रहा है, ठीक है। Now, pet need to be treated with love and respect. Pets को हमें प्यार और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए एंड ये काफी ज्यादा गलत है बर्ड्स को जो है वो
कैप्टिविटी में रखना मतलब एक कैदी बना के रखना बर्ड्स को, ये काफी ज्यादा गलत चीज है। उनको एक फ्री एयर में बेटा नेचुरल स्पेस चाहिए होता है एंड वो हमें उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। हम कोई भी नहीं होते, हम उनको केज करके रख देते हैं, ठीक है। वी आर नो वन टू केज देम, ठीक है। उन्होंने बिगाड़ा ही क्या यार, उनको फ्री एयर चाहिए, उनको दे नीड देयर नेचुरल स्पेस टू लिव, है ना। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक आंट रूबी नेफ्यू, जो ऑथर है, जो आंट रूबी का नेफ्यू है, ठीक है, उसने राइट डिसीजन बनाया जो उसने केज को ओपन छोड़ दिया। व्हाट डिसीजन वुड यू मेक इफ यू वर आंट रूबीज नेफ्यू, गिव एटलीस्ट 2 रीजन फॉर योर आंसर। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो आंट रूबी का नेफ्यू है उसने केज का डोर एक दिन ओपन छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या ये डिसीजन सही था? अगर आप भी उसकी जगह होते तो आपका भी डिसीजन यही होता? देखो यस, आई थिंक जो नेफ्यू है उसने एकदम राइट डिसीजन बनाया, क्योंकि बेटा बर्ड को फ्री होना बहुत जरूरी है, बिकॉज द बर्ड वॉज अनहैप्पी। बर्ड जो है वो काफी ज्यादा अनहैप्पी हुआ करता था एंड वो आंट रूबी को काफी ज्यादा अनकाइंड वर्ड्स कहता था, ठीक है। एंड वो उसको खिलाती भी नहीं थी। एक तो तुमने उसको केज कर रखा, वो अनहैप्पी है उस चीज की वजह से, फिर उसके बाद तुम उसको खिलाते भी नहीं, तो ये चीज तो गलत है ना, है ना। तो इसी चीज की वजह से जो नेफ्यू ने एकदम राइट डिसीजन लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाई डिड आंट रूबी रन इनसाइड व्हेन शी हर्ड द पैरेट टॉकिंग, जब पैरेट को वो बोलते हुए सुन रही थी तो वो क्यों भाग गई अंदर, ठीक है। एज सून एज द पैरेट सॉ आंट रूबी इट्स प्रीच, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। आंट रूबी वाज एम्बैरेस्ड एंड टर्न्ड रेड व्हेन शी हर्ड दीज वर्ड्स। क्या चीज? एज सून, जब पैरेट ने आंट रूबी को देखा तो पैरेट क्या बोलने लग गया, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। तो आंट रूबी को यही सुनने के बाद वो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील होने लग गई, उनके जो चीक्स थे वो एकदम रेड हो गए एंड वो यही वर्ड सुनकर वो अंदर भाग गई घर के, ठीक है। वो यही सुन के अंदर भाग गया। आप ये देख सकते हो ये जो वर्ड्स हैं ये आंट रूबी ने ही पैरेट को बोले थे एंड यही चीज वो अब रिपीट कर रहा है उसको देखकर, ठीक है। तो जैसा करा उन्होंने उनको वैसा ही मिल रहा है, ठीक है। जैसे इनको एम्बैरेस फील हुआ वैसे पैरेट को भी एम्बैरेस फील होता होगा ना जब आंट रूबी ऐसा बोला करती थी। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपका इंग्लिश का सिलेबस साथ के साथ आपका कंप्लीट भी हो गया होगा। सारे लेसन हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए, इन सारे चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।